अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और हमारे शो का वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप रोज़ाना हमारे शो का वेट करते हैं और हमें भी आपका इंतज़ार रहता है कि कब आपसे जो है वो मुलाकात करने का मौका मिलेगा। वैसे तो सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है और इसके अलावा शो में भी आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो वैसे आजकल कम आ रही हैं। इसकी वजह क्या है भाई? आप लोग हमें कॉल्स करें और आपके जो मसाइल हैं वो ज़रूर पूछें कि आप लोगों को क्या क्या मसले हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके जो आजकल सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे लोग जिनके मैसेजेस मैं पढ़ सकी वो ये शिकायतें कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या लिंक्डइन हो। और स्पेशली लिंक्डइन पे जितने भी लोग हैं वो बहुत फोर्सफुली ये कह रहे होते कि जी आप रिप्लाई करें। बहुत सारी चीज़ें आप लोग हमें भेज रहे होते कि जी आप लोग इसके बारे में बता दें या ये सारी चीज़ें बता दें। तो ट्रस्ट करें कि हम लोग वही चीज़ें आपके सामने रखते हैं अपने शो में जो कि आपके वाकई मसले होते हैं, जो कि ट्रेंडिंग इशूज़ होते हैं। तो आज भी हम ऐसी ही बातें करने के लिए जा रहे हैं और आज भी हमारे टॉपिक्स कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं अच्छी नीयत की। अच्छी नीयत क्या होती है? अच्छी नीयत वो होती है जिसमें आप बिना किसी भी खुदगर्जी के, बिना किसी भी फ़ायदे या नुकसान के कोई काम करते हैं सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। जिसमें आपको ये लगता है कि अगर मैंने कोई किसी के साथ नेकी की, अच्छा काम किया, तो उसका सवाब, उसका अजर जो है वो मुझे अल्लाह देगा। ये कहलाती है अच्छी नीयत। और जब भी आप कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, कामयाबी के लिए करते हैं, तो यकीन करें ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको उस किए हुए काम में कामयाब ना करे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करते। तो आपने अच्छी नीयत के साथ काम करना है, अच्छे दिल के साथ काम करना है और बिना ये सोचे समझे काम करना है कि इसका अजर आपको दुनिया से कोई देगा। दुनिया से कोई अजर नहीं मिलता। कामयाबी भी, अजर भी, सवाब भी, इज़्ज़त भी, ये सब अल्लाह के हाथ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज वॉक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात में भी वॉक पे जाते हैं। बहुत सारे लोग वॉक पे जाते ही नहीं है। जैसे आजकल मैं तो बिल्कुल वॉक पे नहीं जा रही। मुझे वॉक पे इसलिए नहीं जाना कि मुझे कोई वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वॉक करूं, लेकिन फ़िट रहने के लिए मुझे ज़रूरत है कि मैं वॉक करूं। फ़िट रहने के लिए मुझे ज़रूरत है कि मैं रोज़ाना अपनी रूटीन में जो सुबह की चहलकदमी होती है ना, जिसको हमारे घरों में उमूमन चहलकदमी कहते हैं कि जो ठीक है नाश्ते से पहले चहलकदमी कर लें। अगर आपके घर के बाहर गार्डन है तो वहाँ चले जाएं, या गली आपकी ऐसी है या आपका कोई बाउंड्री वॉल महल्ला है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो सुबह की वॉक होती है ना, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वॉक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कर सकते हैं, मूड अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव सी चीज़ें जो है वो सोच सकते हैं। और वॉक के बाद जब आप जाते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का गरम गरम नाश्ता आपको मिलता है, तो आपका दिन जो है ना वो बस वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो अच्छी नीयत और वॉक, आज के शो का आगाज़ इन दो पॉजिटिव बातों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी की। अच्छा, ब्यूटी में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि वो है बालों से रिलेटेड, कि भाई आपके जो बाल हैं वो किस तरीके से लंबे हो सकते हैं, घने हो सकते हैं, चमकदार हो सकते हैं और आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगें कि जैसे बिल्कुल वो फ्रेश हैं। यानी कि आज हम बालों की रेमेडी जो है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं और इसके लिए यानी बाल लंबे, घने, चमकदार करने के लिए ये रेगुलर रेसिपी है जो कि आप डेली कर सकते हैं। और आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने लेना है कोकोनट ऑयल। ठीक है, फिर ये कोकोनट ऑयल के बारे में थोड़ी सी देर में बात करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि आपने लेना है मेथी दाना। उसके बाद आपने लेनी है चॉप्ड अनियन। प्याज लेके आप उसको चॉप्ड कर लें और छोटे छोटे पीसेस में कर लें, क्योंकि इन सबका आगे जाके मिक्सचर बनेगा। फिर आपने लेना है कड़ी पत्ता। अच्छा, ये जो करी लीव्स होते हैं ना, ये बहुत बेनिफिशियल रहते हैं बालों के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता ले लिया आपने, अनियन ले ली, फिर आपने जो है कोकोनट ऑयल, ये इसके अंदर मिक्स करना है ये सब कुछ। और कोकोनट ऑयल को फिर आपने मिक्स करके, इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, अनियन, इनको मिक्स करके बॉईल कर लेना है।
बॉईल करने के बाद आपने फिर अच्छी तरीके से, जब आपको लगे बॉईल हो गया, फिर आपने इनको ना छन्नी में लेके छान लेना है और बाकी जो इसका जो ऑयल है वो आप छान लेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको एक बॉटल में भर के रख लेना है और 2 दिन तक तकरीबन आप ये रख सकते हैं बॉटल में भर के। और उसके बाद जब आप इनको बालों पर लगाएंगे उसके आधे घंटे बाद ही जो है ना वो आपने क्या करना है कि बालों को वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत मज़बूत रहेंगे, बालों की जो लेंथ है वो भी अच्छी हो जाएगी, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, बाल चमकदार भी हो जाएंगे और वही शाइनी और स्पार्कलिंग लुक जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको आज आइसलैंड। लेकिन आइसलैंड ले जाने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आइसलैंड, जो लोग आइसलैंड के बारे में जानते हैं वो यही जानते हैं ना कि आइसलैंड जो है वहाँ पर बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, वोल्केनोज़ हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आइसलैंड के कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो आपको बताते हैं कि जो आइसलैंड है ये डेफिनेटली यहाँ की जो आबादी है वो कम है और आबादी के लिहाज से यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और दुनिया के तीसरे बड़े ममालिक में जो है ये आइसलैंड शामिल है, जो कि हैप्पीएस्ट कंट्री कहलाती है। जी हाँ, आइसलैंड जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर है भाई, जो कि कहलाती है कि जी आइसलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है। और आप सोचिए कि जो कंट्री इतनी हैप्पीएस्ट है वो वहाँ पर क्या चीज़ें होती होंगी, कितना सुकून होगा, क्राइम रेट वहाँ पर नहीं होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। तो आइसलैंड में है बहुत सारे पहाड़, आइसलैंड में है बहुत सारे वोल्केनोज़ और आइसलैंड में स्नेक्स भी नहीं है। जी हाँ, सांप जो हैं वो आइसलैंड में नहीं है और इसकी जो वजह है वो ये है कि ये इस तरह की कंट्री है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो जिस तरह की इसकी बनावट है, वहाँ पर यही कहते हैं कि बड़ा सुकून है, बड़े अच्छे मनाजिर हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह एंजॉय करते हैं और किस तरह यहाँ पर रहते हैं, तो ये हम आपके साथ में खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। ये है जी वो आइसलैंड जिसके ये मनाजिर हैं। और आइसलैंड के जो फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि आइसलैंड के फैक्ट्स ये हैं कि तकरीबन 3,70,000 के करीब यहाँ पर आबादी रहती है और यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है, यहाँ पर लोग अपने रूटीन में रहते हैं, यहाँ के लोगों की बैलेंस डाइट होती है और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर रहता है, यहाँ पर जो लोग जिस तरीके से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो बड़ा बैलेंस है। यहाँ पर जो फैक्ट्स है वो ये है कि यहाँ पर वोल्केनोज़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं और यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो सबसे कम है। इसके अलावा यहाँ की जो एक बहुत खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके मनाजिर की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो नेचर के सराउंड में ही घूमते हैं और उनको जो बाकी दुनिया है वो शायद उतनी मज़े की नहीं लगती। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ भी है यहाँ के लोगों के हवाले से कि यहाँ के लोगों को अक्सर डिप्रेशन रहता है और ये फैक्ट है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उनको डिप्रेशन रहता है। अब सोचना ये है कि इतने खूबसूरत मनाजिर वाली जगह पर लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार हैं, क्यों इस तरीके से लोग जो है पुरसुकून ज़िंदगी में भी डिप्रेस हो रहे हैं। तो इसके लिए वाकई सोचने वाली बात है कि वहाँ पर क्या ऐसी ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आपस में जो लोग हैं वहाँ पर उनका ताल्लुक़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि आबादी कम है, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये तो हमने आपको सैर कराई जी आइसलैंड की और आपको बताया कि जी आइसलैंड में क्या कुछ होता है। अब ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो वापस आ जाएं और आप आ जाए कराची में। जी हाँ, कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची में मौसम अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है, लेकिन कैलकुलेटेड इसके फैक्ट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। और वो फैक्ट्स ये हैं कि कराची में, शहर कायद में जो गर्मी की शिद्दत है वो उसमें कमी हुई है, मतलब जुज़वी अबर आलूद है। शहर में आज बूंदाबांदी हो सकती है, महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। अच्छा, 30 जून के दौरान, मतलब 30 जून तक, यानी अब से लेके 30 जून के दौरान शहर में तेज़ बारिश का इम्कान है, महकमा मौसमियात का जो है वो ऐसे कहना है। अच्छा, फिर शहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी हो गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जुनूब मगरिब सिम से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% से ज़ायद है। तो ये तो हो गया जी मौसम का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब दिन भर आज भर कैसे मौसम रहेगा ये जान लेते हैं और 11 बजे मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या रहेगी तो जानते हैं। हियर वी गो नाउ। तो जो मौसम है 11 बजे के करीब वो रहेगा 33 सेंटीग्रेड,
12 बजे रहेगा 34, 1 बजे रहेगा 34, 2 बजे भी रहेगा 34 सेंटीग्रेड। तो ये मौसम की सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की अहम हेयरिंग्स की। आज अहम हेयरिंग्स हैं सिंध हाई कोर्ट में, जिसके हवाले से डेफिनेटली हम आपको रोज़ाना अपडेट करते हैं कि कौन कौन सी अहम जो है वो समातें हैं सिंध हाई कोर्ट में। तो वो है कुछ इस तरीके से कि सिंध हाई कोर्ट में हफ्ते के पहले रोज़ अहम केसेस की समात होंगी। आइनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हैं, जिसमें लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, मुलाजमत में मुस्तकली समेत दीगर दरखास्तों पर समात होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा मुख्तलिफ आइनी दरखास्तों पर समात करेंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ के ज़िक्र करते हैं ऐसे वाक़यात का जिन वाक़यात को सुनने से जो है तकलीफ़ भी होती है और दिल भी दुखता है, लेकिन क्या करें, ये कराची के मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब ये मामूल का हिस्सा बन चुके हैं कि इस तरह के वाक़यात होना और डेली इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होना। तो ज़रा क्राइम की सूरत हाल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ओवरऑल जो क्राइम है उसकी क्या सूरत हाल है। वो कुछ इस तरह से है कि कहीं पर है जी डाका, कहीं पर है चोरी, कहीं पर हो गई है कोई और मुसीबत और कहीं पर कोई बच्चा किडनैप हो गया है। तो इसकी तफसीलात कुछ इस तरीके से है कि शहर में रात गए मुख्तलिफ जो है हादसात व वाक़यात हैं, जिसमें शहर में हवाई फायरिंग से 2 खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। अच्छा जी, उसके अलावा क्या हुआ, सोराब गोट लासी गोट के करीब परवीन नामी खातून अंधी गोली लगने से ज़ख्मी हो गई। फिर मेमन गोट में सुमार कंदाई गोट में एक शख्स अंधी गोली लगने से जो है वो ज़ख्मी हुआ। मेमन गोट की ही मैंने अभी बात की, इसकी बात करते कि ये जो ज़ख्मी शख्स था ना, इसकी शनाख्त साजिद अली के नाम से हुई है। गुलबहार नाजमाबाद पुल के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जो है वो अतबा नामी नौजवान जो है वो ज़ख्मी हो गया था। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं, इनको तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी और जिन्ना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है और पुलिस ने फायरिंग के वाक़यात की जो तहकीकात है वो शुरू कर दी है और पुलिस की जानिब से यही कहा गया है कि भाई अब इन वाक़यात की जो तहकीकात है वो की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं, आपको बताते हैं जी एफबीआर में क्या कुछ चल रहा है और जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो कहाँ तक पहुँची, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो भाई टैक्स और ड्यूटी वसूली पर अहम फैसला किया गया है एंड इट्स अबाउट एफबीआर के तमाम दफातर इतवार 29 जून को आम दिनों के जो है वो खुले रहेंगे। अच्छा, एफबीआर के दफातर जो हैं वो पीर 30 जून को रात 12 बजे तक टैक्स दहंदगान के लिए खुले रहेंगे। अच्छा, लार्ज टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स दफातर को भी हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ने तमाम मुतालिका डिपार्टमेंट को हिदायत जारी कर दी है। स्टेट बैंक के साथ मिलकर टैक्स इकट्ठा करने वाली नेशनल बैंक की मुतालिका जो जमा होने वाला टैक्स है वो भी उसी रोज़ मुंतकिल करने के लिए इकदाम करें, ऐसा कहा गया है। अब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे कि जी एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें क्या कुछ हो रहा है। उसमें बहुत कुछ हो रहा है। आज जी 14वां रोज़ है और तलबा और तलबात जिस तरीके से आगे बढ़कर एग्ज़ाम्स में हिस्सा ले रहे हैं, दुआएं यही हैं कि भाई तमाम तर लोग जो हैं कामयाबी हासिल करें, कामयाब हों और आगे बढ़ें, अपना फ्यूचर बनाएं। तो ख़बर कुछ इस तरह से है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के दूसरे मरहले के इम्तहानात का जो है वो 14वां रोज़ है आज और 11वीं और 12वीं जमातों के जो कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट के इम्तहानात जो हैं वो जारी हैं। दूसरे मरहले के इम्तहानात का जो सिलसिला है वो 2 जुलाई 2025 तक जो है वो जारी रहेगा। अब इम्तहानात में जो है वो 82,000 से ज़ायद तलबा और तलबात शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो सुबह की शिफ्ट है 9 बजे से 12 बजे तक वो है आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट। फिर जो खुसूसी उम्मीदवार हैं, डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन के जो इम्तहानात हैं वो भी हैं। फिर 1000 से ज़ायद तलबा और तलबात जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। अच्छा, आज 12वीं जमात इकॉनमिक्स और इस्लामिक स्टडीज़, जर्नल हिस्ट्री और फिज़ोलॉजी का जो है वो पेपर होगा। इम्तहान का वक्त जो है सेम 3 घंटे का ही है। अच्छा, इम्तहानी मराकज़ सुबह की शिफ्ट में कायम किए गए हैं। अच्छा, मजमूई तौर पर 26 इम्तहानी मराकज़ को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है। तो अब शामिल कर लेते हैं जल्दी से गोल्ड के प्राइस और गोल्ड में जो है वो क्या कुछ चल रहा है। तो गोल्ड की जो कीमतें हैं, सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है कमी। दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा जी, ख़रीदने के लिए बड़ी बेहतरीन न्यूज़ है। सोने की कीमत में कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोना $3 कमी से $3,366 फ़ी औंस पर आ गया। 1 तोला सोना 300 रुपये कमी से 3,58,165 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 257 रुपये कम होकर 3,07,000
68 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 14 रुपये इजाफे से 3799 पर पहुंच गई है। और फ़ौरन से चलेंगे और आपको बताएंगे कि ग्रॉसरी कर ली है, नहीं की है तो रेट सुनते हुए जाली। दालों के रेट, दालों में जो है सबसे पहले हमारे पास क्या है, दाल माश। दाल माश हमारे पास है और दाल माश की जो प्राइस है वो है जी 385। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो मूंग की दाल है, उसके प्राइस हैं 380। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मसूर की दाल है, उसके प्राइस है 260। फिर उसके बाद दाल चना है, उसके प्राइस है 280। फिर उसके बाद जो है वो काबली चना है और उसके प्राइस हैं 350। तो ये तो हो गए जी दालों के प्राइस। और हमने आपके साथ में शेयर की बहुत सारी अपडेट्स और आपको बताया कि क्या कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल जो भी हाइलाइट्स होती हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा हमारी जो शहर है कराची, यहाँ पर जो अहम मामलात होते हैं वो भी हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और आपके मतलब के, आपके मुताबिक जो टॉपिक होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, वो भी हम सिटी एट 10 में आपके लिए लेकर आते हैं। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं अहम टॉपिक पे, जो है जेलसी। जी हाँ, यानी हसद, हासिद। जो हसद है उसकी आखिरी हद क्या है, ये आपने भी सोच के रखना है। और आपके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं वो किस लिमिट तक गए हैं इस हसद पे आपके साथ, ये ज़रूर आपने हमें कॉल करके बताना है। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं, फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, न्यूज़ सेशन में आपको कहते हैं एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज की टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट महराज भाई मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई भी मौजूद हैं। और आज जिस खबर से मैं आगाज़ करने जा रही हूँ ना, मतलब ये एक ऐसी खबर थी कि इसको देख के, सुन के मुझे ऐसा लगा कि कैसे पॉसिबल, कैसे इस खबर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं पहले आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि शहरी जो है वो सफ़र के दौरान अपनी बीवी को भूल गया। अब आप सोचें कि ये लाइन ही ऐसी है कि कोई शख्स अपनी वाइफ को कैसे भूल सकता है, लेकिन भाई भूल गए, वो कोई बात नहीं, होता है लोगों के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोटरवे पर बीवी को छोड़कर वो कराची निकल गए। अच्छा, फिर रास्ते में याद आया कि बीवी भी साथ थी इनके। फिर उसके बाद जो है मोटरवे पुलिस को कॉल की कि मेरी बीवी तलाश कर दें। फिर मोटरवे पुलिस ने जो है वो इंसानियत की मिसाल कायम की और उसके बाद फिर जो है इनकी वाइफ को तलाश किया गया। गुजरावाला से कराची जाने वाली गुमशुदा खातून को खाविंद से मिलवा दिया गया। दौरान सफ़र जड़ावाला सर्विस एरिया जो है वहाँ पर नमाज के लिए फैमिली रुकी थी। सर्विस एरिया में शहरी ने बीवी को भूलकर दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप एक सफ़र में हैं, ठीक है, आप जिस वजह से भी रुके हैं, उसके बाद आप अपनी वाइफ भूल गए, फिर कराची चले गए, फिर कराची जाके आपको याद आया कि मैं अपनी वाइफ को भूल गया। अशरफ भाई मुमकिन नहीं है। तो वो अपनी वाइफ को भूल गए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम पहले इनकी वाइफ को भूल जाने वाली बात के ऊपर बात करें, या जो मोटरवे पुलिस ने इनकी वाइफ को ढूंढ के दिया उस पर बात करें। इतनी देर तक इनकी वाइफ बेचारी कितनी परेशान रही होंगी, और कराची पहुंच के फिर इनको याद आया कि मैं तो वाइफ के साथ आया। सब ये बताओ, हमारी रिपोर्टर हैं दूर शहबाज, उन्होंने खबर दी जब टिकट डाले ना, सीरियस। मैंने कहा भाई इसको चेक करो मतलब कोई गलत ऑब्वियसली यकीन ही नहीं, बताते हुए भी जो है ना वो टेंशन हो रही है कि भाई ये इसी तरह से ही है ना बात, या कोई आगे पीछे गलत खबर तो नहीं हो रही। मेरा सवाल यही था कैसे भाई, मतलब दो सूरत जो मेरे दिमाग में सोच, या तो दोनों में लड़ाई होगी, मतलब वो बीवी को भूल जाए तो वो तो जिंदा नहीं रह सकता ना भाई। ये मतलब मेरे लिए हैरान कुन बात है। नहीं सोचे मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी को कैसे भूल जाएंगे अगर हम कहीं सफर पे जा रहे हैं। तो भाई इंसान है, जहन में तो फ़ौरन से आएगा ना कि भाई मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ आई है, वी आर गोइंग टू कराची। नहीं, या तो पता है सब, मैं इस पे आपका तज्जिया चाहती हूँ अशरफ भाई। भाई ये होगा दोनों कोई लड़ाई हुई होगी मोटरवे पे, तो वो दोनों जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल बात ही नहीं करनी है ना, उतरे होंगे वहाँ पे, वो रेस्ट वाली जगह पे जैसे बता रहे हैं वहाँ पे रुके थे। उसके बाद वो निकले गाड़ी में, उन्होंने दिया, उनका भाई दरवाज़ा खुला नहीं खुला, वो अपने जोश में होंगे, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। मोटरवे पे रुकती कहाँ है गाड़ी 120 पे आई तो सीधा। अब उसके बाद जब उनको याद आया तो मोटरवे जैसे पुलिस है उनको कॉल की इमरजेंसी नंबर पे, बोला भाई मेरी बीवी को ढूंढ दो। अब ये एक नई मिसाल है क्योंकि पाकिस्तान है, इसमें तो मिसालें ऐसी। अब ये वाली मिसाल तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोटरवे पे अगर जा रहे हैं और वहाँ पे एक गाड़ी भी, उसमें जो अभी तस्वीर में देखी ना एक्वा गाड़ी है, तो मैं महराज भाई को देख के हंस रहा था मतलब वो एक्वा गाड़ी है, उसमें वो अब कोई उतरेगा बैठेगा तो ना, तो एहसास होगा ना। सही बात है। अब खैर एक
बड़ा वो कि उन्होंने जो कहा कि मेरी बीवी को तलाश कर दो। हाँ। अब तलाश कर दो किसको बोल रहे हैं? मोटरवे पुलिस को भी फिर, लेकिन तलाश भी करके दी उनकी वाइफ। हाँ, वो क्योंकि स्पॉट पे थी जहाँ पे उन्होंने बताया था, तो वो यकीनी तौर पे उन्होंने जो है M3 बता रहे हैं कि वो उनकी मोटरवे पुलिस वहाँ पहुँची है, क्योंकि मोटरवे पे तो नॉन स्टॉप है ना, आप आ गए तो मोटरवे है, तो आप जैसे सखर मुल्तान है, आप चढ़ गए तो आप उसके बाद ये गुजरा वाला टू कराची था। अब वो जो कट है वो बहुत दूर होता है। हाँ। मगर ये गुस्सा होगा या जो मेरे हिसाब से मैं अपना समझ, या तो लड़ाई भी होगी या कुछ होगा, क्योंकि इतनी स्पीड से अगर वो गए हैं तो कुछ तो बात करेंगे ना, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, महराज भाई भी हमारे साथ हैं। महराज भाई, ज़रा आप इसके ऊपर क्या आपका तज्जिया है, आप क्या कहते हैं, क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर इनसाइड स्टोरी कि ये जो साहब थे अपनी वाइफ को भूल गए, जाके उनको याद आया? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक रूटीन में हम कितनी सारी खबरें देते रहते हैं, सुनते रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। ये एग्जैक्टली अच्छा, ये इसीलिए आज टॉप स्टोरी का किसी भी तरह नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, उसको जिंदा भी तो रहना है। ये मियाँ और बीवी का रिश्ता जो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि अगर चलो शौहर भूल गया तो बीवी चिल्ला के बोल देगी मैं हूँ। That's the point. That's the point. अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाएगी कि मियाँ साहब कहाँ चल दिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि वाइफ तो शोर मचाएगी कि भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये हुआ तो ये होगा। है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी कार्रवाई है और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास मोटरवे जो पुलिस है, हाँ। ये आम पुलिस से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। और हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि जिनमें इन्होंने लोगों की मदद की, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो ये लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका पहुंच जाना इसलिए भी आसानी से हो जाता है क्योंकि एक ट्रैक चल रहा है, हाँ। मोटरवे चल रहा है, तो उसमें ये कम्युनिकेशन इनका आपस में रहता है। फिर जो करीब तरीन मोबाइल होती है, करीब तरीन जो इनके एहलकार होते हैं ना, उनको बोल दिया जाता है कि जी आप इस मामले को देख लें, तो वो लोग देख लेते हैं। अब इसमें भी यही हुआ होगा कि जड़ावाला पंजाब है, जाहिर सी बात है एरिया है, तो वहाँ से कराची पहुँच गए। इसका मतलब है कि बहुत तवील सफ़र करके वो अकेले पहुँचे, ठीक है ना। तो यहाँ भी बात हजम नहीं हो रही। कि चले आपके साथ अगर एलिया नहीं है, कोई और भी है, तो थोड़ी देर बाद तो आप कोई ना कोई बात तो करेंगे ना। जाहिर सी बात है, आपको याद तो आएगा ना कि ठीक है भाई अभी पहुंच रहे कराची या व्हाटएवर द केस, कोई बात तो आपको याद आएगी। ऐसा हो सकता है कि वहाँ रेस्ट रूम में जहाँ पर रुके थे नमाज वगैरह के लिए, उनका कोई झगड़ा पहले से चल रहा हो और गुस्से की हालत में वहाँ से निकले हो, तौर पर कोई हाँ, और कराची पहुँचने तक इनको ख्याल आ गया कि नहीं अब मैंने गलत कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मोटरवे पुलिस को कॉल किया और मोटरवे पुलिस जाहिर सी बात है वहाँ मौजूद थी। हाँ। उनकी एहलिया को लेके कराची आ गए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि भाई देखिए, एहलिया जो है वो भूलने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, बात ये है, लेकिन तो थोड़ा सा भूलने वाला जो मामला है मैं उस पर वो मुबैया ना भूलना हुआ वो। जी जी, वो पता नहीं, उसको भूलना नहीं कहेंगे, वो तो वो खुद बता सकते हैं। डेफिनेटली जब हमारी टीम राब्ता करेगी उनसे तो वो खुद ही बता सकते हैं कि भाई वो क्यों भूल गए थे और क्या हुआ। लेकिन ये जरा बताए कि जो मोटरवे पुलिस है, इस तरह के तमाम जो मामलात होते हैं कि कोई शहरी को कोई इशू हो, तो वो किस तरह से उनके जो है वो काम आती है या उनका एग्जैक्टली काम क्या होता है? चलिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पुलिस वाले यही होते हैं जो हमारे शहरों में नौकरियां कर रहे होते हैं। इनमें से जो थोड़े अच्छे किस्म के पुलिस वाले होते हैं ना, जिनको रिश्वत से ज़्यादा रग़बत नहीं होती और ज़्यादा गलत काम नहीं करना चाहते, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपना ट्रांसफ़र जो है मोटरवे पुलिस में करवा लें। अच्छा, उसमें उनको फ़ायदा क्या नज़र आता है? एक तो वहाँ जाने के बाद इनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। हाँ। मोटरवे पुलिस की सैलरी का जो स्केल है वो अलग है, सही। और जो शहरों में काम करने वाली पुलिस है इसका अलग है। उनको अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनको आरामदेह गाड़ियाँ भी मिलती हैं, उनको सफ़र, क्योंकि हर वक्त सफ़र में रहना होता है, हर वक्त। तो एक सुकून वाली उनकी 8 घंटे की जॉब होती है, वो सुकून से AC वाली गाड़ियों में बैठ के काम करते हैं। मुख्तसर मामला होता है, ज़्यादा रशकश होता नहीं है। वो कहते हैं जी ठीक है, जो लोगों के प्रॉब्लम है वो हल कर लें। तो पहले तो ये बात है कि लोग वहाँ पुलिस में ट्रांसफ़र ले लेते हैं अपना, सही, ठीक है, हाईवे पुलिस में, सही। अच्छा, अब हाईवे पुलिस में जब आए थे, जाहिर सी बात है वो अच्छे किस्म के थोड़े से लोग होते हैं, तो उनके दिल में एक थोड़ी सी हमदर्दी भी होती है, जी। उसके बाद जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको इक्विपमेंट्स वगैरह जो दिए हुए हैं वो भी बड़े जदीद किस्म के हैं, काम करते हैं। गाड़ियाँ अच्छी वाली उनको दी हुई हैं, गाड़ियाँ भी उनकी ये नहीं कि धक्के लग रहे हों। जैसे हमने याद है वो कौन से जोराबाद थाने की बताई थी, एक मोबाइल ख़राब हुई, दूसरी खींचने आई, वो भी ख़राब हो गई, तीनों ख़राब हो गई थी। तो उनका ऐसा इशू नहीं है, उनकी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ हैं। अगर चालान भी करना होता है उनको किसी का, तो जाहिर सी बात है वो उसको चेस करते हैं, उसको रोकते हैं, उसका चालान। वरना हमारी जो सिंध पुलिस की कुछ मोबाइल्स हैं वो इस तरह की हैं कि अगर आपको कंप्लेन भी करनी हो तो आप ये सोचते हैं कि ये मोबाइल दौड़ेंगी कैसे, ये वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे। इशू ये होता है ना कि ये वाली गाड़ियाँ जाके चोरों को पकड़ेंगी, मतलब चोर तो कब कहाँ निकल चुका होगा आगे। तो इन गाड़ियों से ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ उनको मिली हुई हैं।
और काम भी वो लोग अच्छा करते हैं। अच्छा, उनके पास स्पेस भी होता है ना कि उनको पता है कि भाई एक कई किलोमीटर का हिसाब किताब है, कुछ किलोमीटर जो है वो 2 मोबाइल्स के पास हैं, फिर उसके बाद के किलोमीटर्स का हिसाब है। हाँ। तो उसमें ये हो गया, कम्युनिकेशन भी आराम से होता है उनको। जब उनको ये पता चला उन्होंने तो अपने पीछे जड़ा वाला का उन्होंने बताया तो उन्होंने अपने वायरलेस पे मैसेज किया होगा, ठीक है, मैसेज किया होगा तो वहाँ पर कंट्रोल पर उन्होंने नोट किया होगा। नोट करने के बाद जो करीब तरीन वहाँ की जो मोबाइल होगी उन्होंने वहाँ भेजी होगी और उसके बाद वो वहाँ पहुँची है और पहुंचने के बाद उन्होंने खातून की, जाहिर सी बात है पता चल जाता है वो खातून भी बेचारी 3-4 घंटे का तो फर्क होगा ना इस पूरे मामले में। कराची पहुंच जाना जड़ावाला से तो बहुत बड़ा 4-5 घंटे का बिल्कुल लाजमी, इतना तो फर्क तो वो भी परेशान होगी, वहाँ से पता चला होगा उनको, तो उन्होंने फिर यहाँ से रब्ता करने के बाद उनको वहाँ से पिक किया और फिर यहाँ पर लाके छोड़ा। चलिए, बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत अच्छी एक मिसाल है। चले, ये तो एक अच्छी मिसाल है कि मोटरवे पुलिस जो है वो बर वक्त उनसे आ गई, लेकिन एक मिसाल जो है वो अच्छी नहीं है और वो है खाने पीने से रिलेटेड। और हमारे यहाँ सिंध में, ये कराची में जो खाने पीने की सूरत हाल है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट के बारे में, एक निजी फ़ास्ट फूड था जहाँ पर क्या हालात थे। अब ये जो खबर मैं शेयर करने जा रही हूँ, इट्स अबाउट सिंध फूड अथॉरिटी और कराची यूनिवर्सिटी की जो मुश्तरका लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर चाय के जो नमूने हैं उनका तज्जिया मुकम्मल किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने चाय में मिलावट पर 50 दुकानों को 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चाय के जो बड़े डीलर्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल हैं सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी, वो मिलावट में मुलव्विस अहम किरदारों को सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है उनकी जानिब से। इस पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई से। अशरफ भाई, अब हम चाय भी देख देख के पिए और ये क्या चल रहा है फूड से रिलेटेड, एक के बाद एक खबर सामने आ रही है ना। सब देखिए, कराची शहर जो है मेगा सिटी है, बार बार हम ये बोलते हैं, और 7 अजला हैं, और यहाँ अगर आप देखें ना तो एक सबसे ज़्यादा जो है चाय के कोई भी होटल देखेंगे और यहाँ से निकलें आप शाम के टाइम जब छुट्टियाँ होती हैं तो उस पर आप बाइकों का रश देखेंगे चाय के होटलों के बाहर, और लोगों की एक आदत हो गई। और आप यकीन करें कि एक कप जो है चाय वो 70 रुपये का है, और उसकी कॉस्टिंग निकालें तो जो हमने चेक कराया था तो इससे पहले भी हमने रिपोर्ट बनाई थी कि जो आपका जो तमाम अथॉरिटी हैं उनसे लेके कि वो दूध, अगर आप देखें, मैंने एक आते जाते देखा था कि इतनी सारी चाय की दुकान है, मैंने कभी दूध वाले को नहीं देखा कि दूध वाला आके दूध दे रहा हूँ। चाय तो दूध से ही बनेगी, पानी ये वही बात है। याद है अशरफ भाई जो आप चाय का जिक्र कर रहे थे कि जो इन ठेलों पे या इन जगहों पे जो चाय मिलती है उसका अगर आप दूध चेक कर लें तो वो चाय आप देखें वो पाउडर वाला या बहुत सारा पता नहीं क्या क्या मिलावट करते हैं। देखें जो ये है सिंध फूड अथॉरिटी है या लोकल गवर्नमेंट है, इनका काम है जगह जगह ये जो होटल खुले हुए हैं ना दूध को गर्म कर करके डाल रहे होते हैं, फिर चाय पानी इनका कौन सा इस्तेमाल करें, चाय पत्ती कौन सा इस्तेमाल करें, और दूध। सबसे बड़ा कंसर्न तो मेरा पहला सवाल यही है कि भाई इसके बाद दूध कहाँ से आता है। जो एक परफेक्ट वाले हैं ना जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके पास तो एक दूध बंधा हुआ है, वो एक दूध का देखा हुआ एक बड़ा केन जो है वो लेकर आता है, वो डालता है, चला जाता है। लेकिन बाकी जो छोटी छोटी जगहों पे ना बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन के जो इससे पहले रिसर्च आई थी जो कि हमने देखा था, जो एक्सपर्ट्स हैं और डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि उससे बीमारियाँ हो रही हैं आपको मुख्तलिफ। अब वो जो अंदरूनी बीमारी आपको नज़र नहीं आती। अब दूध में आप जो दूध वाइट है उसमें ऐसी चीज़ें मिलाते हैं कि आप सोचें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया था खुले दूध के ऊपर, बाकी पैक दूध के ऊपर भी गया था कि आप जो इंसानी जो जैसे कोई मर जाता है तो उसकी लाश को जो है लंबे अरसे के लिए रखने के लिए काफूर उसमें लगाते हैं, वो तक निकला है काफूर दूध में, क्योंकि उसकी लाइफ लाइन को लंबा करने के लिए, फटेगा नहीं, ये सब नहीं होगा। फिर उसके बाद जो पानी में जो पाउडर आता है वो मिलाते हैं, काफूर डालते हैं, बाकी चावल का जो पिसा हुआ होता है ना पाउडर, टूटा चावल जो जिसे वो बहुत सस्ता मिलता है वो डालते हैं। 3-4 चीज़ें मिला के वो दूध मिल रहा होता है। और वो क्योंकि वो सिर्फ अगर आप देखें बेसिकली जब हम छोटे थे दूध आता था ना, जो दूध वाला ला के देता था घर में बनता, तो मुझे आज तक याद है कि दूध गर्म करो तो मिलाई आती थी। चैलेंज है मुझे, पूरे घर वाले दूध लेकर आएँ और करें और जो मिलाई मोटी सी आती थी मुझे दिखा दें, क्योंकि अब वो प्योर नहीं है, वो केमिकल शुदा है, उसमें चीज़ें मिला रहे हैं। अब एक प्योर है, अल्लाह ताला ने जो एक कुदरती तौर पे जो दिया हुआ दूध लेकर आया, आपने गर्म किया, उस पर मिलाई आई, लेकिन अब वो मिलावट हो रही है, उसमें जब मिलावट को मिलाई कहाँ से आएगी। नॉर्मल दूध जो दुकानों से लाते हैं आप खुद देख लें, हर पूरे कराची वालों को वो है कि आप चेक करें। अब उसके बाद आप सबसे बड़ी आप सोच है आपकी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा चाय कराची में बिकती है, और चाय के होटलों पे सिर्फ आप सर्वे कर लेना तो लगेगा दुनिया सिर्फ चाय पीने के लिए पैदा हुई है। बाइकों की 4-4 लाइनें, और जो शाम को यहाँ से काम करके निकलते हैं चाय के होटल पर, आप गए आप देखें घर वालों को छोड़ के चाय के होटल, वो बीमारी है। लूडो कोई खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, ये सब आजकल ये होटल पे नॉर्मल है। लेकिन
सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो बीमारी की गढ़ है। अभी आप देखें जो नमूने लिए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के सैंपल्स लिए हैं, उसमें से 50 जो थे चाय की और दूध के सैंपल ख़राब निकले हैं, जिस पे 15 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इट्स मीन कि कुछ तो था ना, लेबॉर्ट्री ने कुछ तो दिया इनको जिस पे इन्होंने जुर्माना किया। फिर वो जो चाय पत्ती है और वो सारे जो उनके खिलाफ अदालत भी चली गई सिंध फूड अथॉरिटी के, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जो एक तो होता है ना फूड कलर, आपको पता है, आप खातून, आपको पता है घर में जो डालते हैं क्या चावल में, वो जर्दे का रंग, वो फूड कलर होता है। बाकी जो कलर होते हैं ना वो आपके कलर कपड़े पर डालने के लिए, वो दूसरे वो आप खाने के लिए नहीं होता है। अब वो चाय की पत्ती का कलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपके केमिकल वाले कलर होते हैं जो कपड़े पे सब, वो इस्तेमाल करते हैं। अब उससे कैंसर होता है, जल्द की बीमारियां होती हैं, और ये वो हैं कि जो रिकवर करना मुश्किल है। इसके लिए इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, मतलब अल्लाह ना करे खुदा मतलब किसी को कैंसर हो, लेकिन आप जाके सिर्फ एक इंजेक्शन का पूछेंगे, एक इंजेक्शन 25-25 हज़ार रुपये का है कैंसर का। सही। और ये जो पूरे चाय वाले हैं और ये सारे, क्योंकि आप सबसे बड़ा जाहिर है इससे ये आपकी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होता है। और बात वही है कि अगर आप फूड हाइजीन का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर शहरी भी बीमार होंगे, क्रैकडाउन भी होगा और जुर्माने भी होंगे। शो में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और अहम इशू जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो प्लास्टिक बैग्स थे, जो कि जिस हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि अब इनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी और जहाँ भी जिस फैक्ट्री में भी ये बन रहे होंगे उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो इसी हवाले से जो दूध फरोश हैं उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। तो दूध फरोश जो है उनका ये कहना है कि हमारी जो सेल है वो बग़ैर थैली के जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। अच्छा, यानी तकरीबन आधी हो गई है। कराची में रोज़ाना 15,000 टन कचरा पैदा होता है। शॉपिंग बैग्स की तादाद 3,000 टन भी नहीं है। अच्छा जी, रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता? बरतानिया में प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं। शॉपिंग बैग्स इंडस्ट्री बंद होने से माहौलियात के मसाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का जो कचरा है वो हम ख़रीदते हैं और फिर उसको जो है वो रिसाइकिल करते हैं। प्लास्टिक बैग्स जो है वो तकरीबन इस हवाले से वो कह रहे हैं कि 12 लाख टन कचरे को जो है वो ख़रीदती है। लोग कचरा नाले में डाल रहे हैं, उसका मलबा शॉपिंग बैग्स पर डालना गलत है। रिसाइकलिंग वाहिद इलाज है। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस इंडस्ट्री से 1 लाख स्किल्ड वर्कर्स भी वाबस्ता हैं। प्लास्टिक पर पाबंदी लग तो गई है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आगे क्या होंगे? तो इस हवाले से जो दूध फरोश हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि प्लास्टिक बैग्स पर आपने पाबंदी लगा दी है, हमारी जो थैली है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके बंद होने के बायस जो है इनकी जो सेल है वो आधी हो गई है। मेराज भाई, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि ये जो दूध फरोश हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये कह रहे हैं भाई दूध ही नहीं कोई हमसे आके ख़रीद रहा हमारे, तो ये शॉपिंग बैग्स पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है, तो अब इसको रिसाइकिल क्यों नहीं करते? देखिए जी, बात ये है कि अभी तो दूध फरोश भी बात कर रहे हैं और दीगर जो दुकानदार है वो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉपर का और थैली का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। हम भी कोई अगर चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, फटाफट बोलते हैं उसको शॉपर में डाल दो यार, कौन उठाता फिरेगा। शॉपर खरीदने वाले, बेचने वाले एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है। लेकिन अब साथ में हमें ये भी तो देखना है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है। अभी देखें ये शॉपर्स वाला जो इशू अभी जो उठा है, तो इसकी एक तो ये वजह समझ में नहीं आ रही कि अभी क्यों उठा है। इससे पहले भी ऑपरेशन होते रहे, वो क्यों हुए थे? जब ऑपरेशन हुए तो उसके बाद दोबारा कारखाने क्यों खुल गए? दोबारा वही शॉपर्स और वही थैलियाँ फिर क्यों फरोख्त आना शुरू हो गई? तो अभी जो सूरत हाल है इसमें जाहिर सी बात है दुकानदार तबका जो है परेशान है, तो शहरी भी परेशान है। शहरियों का मसला ये कि अब जैसे मैं जॉब पर हूँ, अब मैं जॉब से घर जाते हुए दूध देता हुआ अगर जाऊँगा तो भाई मैं बर्तन अपनी गाड़ी में रखूँगा, फिर इसका मतलब है देखिए ना, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब इसका हल तो निकालना पड़ेगा। अब या तो वक्त चेंज करना पड़ेगा मुझे कि मैं घर जाऊँ, घर जाने के बाद फिर या तो बच्चे को भेजूँ बर्तन लेके, तो ये इसका हल हो सकता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं इसको उनका ये भी कहना है कि आने वाले टाइम जो है वो मानसून का है, बारिशें शुरू होने वाली है शहर में, और एक बार फिर वही हल्ला मचेगा कि भाई वो जो नालों की सफाई हो रही थी पिछले साल, उसका क्या हुआ? लेकिन अभी कुछ ऐसी आवाजें आई हैं कि कुछ ऐसे फुटेजेस भी आई हैं कि दौरा भी किया है मेयर कराची ने जगह जगह। मेयर कराची के दौरे बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सफाई नहीं हुई है। वो चौक हैं और चौक रहेंगे वो, क्योंकि उस पर काम ही नहीं हुआ है पूरे साल। देखिए बाकी चीजों पे काम हो रहा है। अब या तो इसको भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दे, 10 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। सही, बिल्कुल। सिर्फ वो काम हुए हैं जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, यहाँ पर जिसका फंड आया था सड़कों पे तरकारी के लिए,
सही। वो नजर आया हमें। हाँ। कोई भी नई चीज या कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल होता हुआ मुझे बताए कोई हुआ है? हाँ। कोई एक बता दें मुझे। मेयर कराची की तारीफें अपनी जगह पर ठीक है, एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कों पर भी नजर आएंगे हमें, पानी जब पड़ा हुआ होगा, लेकिन नालों की सफाई का काम नहीं हुआ है। मैं अभी फिर आपको बता रहा हूँ, इसको दोबारा चेक करवा लें। और ये उसकी कड़ी है कि जिसके बाद जब अदालत कोई सवाल करेगी ना कि भाई नालों की सफाई क्यों नहीं हुई, पूरे साल का ख्याल क्यों नहीं किया मानसून में, जी। ये लोगों का इल्ज़ाम है, भाई मैं नहीं दे रहा। तो उस वक्त जो है मेयर कराची अदालत में खड़े होकर यही कह रहे होंगे कि देखें जी हमने इसके लिए कितना काम किया, हमने शॉपर्स पर पाबंदी लगा दी, कारखाने बंद करवा दिए कि भाई यही आगे फंसते हैं और इसकी वजह से सारा मसला खराब होता है। तो लोग एक ये रीज़न भी दे रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी अपनी जगह पर है, लेकिन बेहतर हल ये है कि या तो इस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए, ठीक है, या फिर अगर किसी खास एमएम की साइज की जो थैलियों का एक बार इशू हुआ था, वो कहते हैं कपड़े का आप शॉपर रख, पहले कपड़े का थैला रखें। इसमें नहीं, एक दफा परमिशन दी गई थी कि एक मखसूस थिकनेस वाली जो थैलियां हैं उनके लिए परमिशन दी गई थी अदालत की जानिब से कि भाई वो आप बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये कि जो वो बनाने वाले थे, जो कारखाने वाले थे या बेचने वाले थे, उन्होंने उसको कुछ अरसे तो चलाया, ठीक है ना, क्यों, वो महंगी पड़ रही थी जी, ठीक है, दूध वाले को भी महंगी पड़ रही थी, लस्सी वाले को भी महंगी पड़ रही थी, जनरल स्टोर वाले को भी महंगी पड़ रही थी। तो फिर उनकी डिमांड में कमी आती गई और आहिस्ता आहिस्ता हम फिर उसी एमएम की जो है थैली पर आ गए, शॉपर पर आ गए, जिसके लिए मना किया गया था। तो बहरहाल ये मना करना अच्छा है, या तो उसको ख़त्म किया जाए और हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, हम भी कपड़े का थैला लेके या अपना जो भी जैसे पहले होता था, अशरफ भाई ने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि भाई हमारी, अगर आप याद करें कि नानी दादी के कपड़े का थैला, लेकिन क्या कपड़े का थैला कैरी करना वाकई बड़ा आसान है? क्योंकि आप सिर्फ ये तो नहीं है ना कि एक मखसूस चीज़ लेने के लिए जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें और भी लेने जा रहे होते हैं। अशरफ भाई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जो दूध फरोश हैं वो ये कह रहे हैं कि भी हमारी जो सेल है वो अब आधी हो गई है, लोग नई लेने के लिए आ रहे हैं शॉप्स के, अब शॉपर ही नहीं है तो फिर हम किस चीज़ में लेकर जाएं? बात वही महराज भाई वाली कि भाई पहले वो बर्तन अरेंज करें, चलिए तो बर्तन हो जाएगा, लेकिन जब वो नॉर्मल ग्रॉसरी करने जा रहे हैं या बाकी चीज़ें लेने जा रहे हैं तो वो किस चीज़ में फिर वो रख कर लाएंगे? अब कपड़े का थैला, उन्होंने एक मखसूस चीज़ लेनी है, चाय की पत्ती लेनी है या टूथपेस्ट लेना है, टूथब्रश लेना है, तो वो एक छोटे साइज़ के कपड़े के थैले में आ जाएगा। मगर जो इतने बाकी चीज़ें जो ग्रॉसरी की होती हैं वो कैसे मैनेज होंगी और इसका बेसिकली हल क्या है? देखें, इसका बेसिकली हल जो है, जिस तरह ये जा रहे हैं ना, जैसे मेराज साहब ने बताया कि आपके पास बड़े बड़े जो नाले हैं, 14 बड़े नाले हैं कराची के, और वो सफाई नहीं हुई है। होता ये है कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हमारे शहरी हैं, जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं फेंकती है ना, मेयर कराची फेंक रहे हैं, वो कचरा डालेंगे थैली में और जाते हुए फेंक देंगे। अब वो जब जाता है तो वो उठा के, जो सफाई करने वाला वो ऐसे ही जमा करता है, उठा के वो ऊपर से नाले पे फेंक देता है। ठीक, तो वो नाले पे आप यकीन करें इतना कचरा पड़ा हुआ है कि वो मैंने गाय भी चलते हुए देखी है, मैंने जाके जब स्पॉट पे किया कि उसके ऊपर इतना कचरा, तब जब इतना कचरा होगा कि कुत्ता गाय उसके ऊपर चल रही है, तो आप सोचें उसका गुजरगाह कैसे होगी। अब मेन ये है कि उसको अगर ठीक करना है तो सफाई का जैसे बोला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, लेकिन जब वो की गुजरगाह क्लियर नहीं होगी, इतना कचरा पड़ा होगा, तो कराची में जो आप कहना, ये टनों में जी, हज़ारों टनों में रोज़ का कचरा निकलता है, 50% ही उठता है। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, केएमसी भी है, सब है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि इसका जो सिस्टम है ना प्रॉपर, आपको मैं बताऊं कि कराची का 55% हिस्सा जो है ना आपका लोकल गवर्नमेंट के पास है, 45% हिस्सा जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज है कि मेरे साथ चलें, हम डिफेंस चलते हैं, क्लिफ्टन चलते हैं, फिर एस्करीज हैं 1 2 3 4, फिर मलिक कैंट, वहाँ जाएं, क्यों नहीं है? एक सिस्टम है ना, सिस्टम है, सिस्टमेटिक चीजें हैं और फिर लोग खुद भी हाइजीन का ख्याल यहाँ भी हो सकते हैं। वो वहाँ पे पैसे लेते हैं तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं, आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं माजरत के साथ, सिर्फ दौरे और यूं करके घुमाना ना कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो भाई जिनका जो काम है उनको करने दें। सही। अब मसला ये है कि दूध वाला अगर बोल रहा है कि थैली नहीं है भाई तो मेरा दूध नहीं बिक रहा है, ये तो कोई कहानी नहीं हुई ना। मेन ये है कि खाने पीने के, जैसे आप बर्गर लेते हैं, जो भी आप गर्म चीज़ लेते हैं ना, इतना डेंजरस है ये थैलियाँ कि जब ये, क्योंकि इन्होंने क्या बोला आपने सुनी, प्लास्टिक वाले वो आके खुद से बता रहे हैं कि हम जगह से कचरा उठाते हैं, बोतलें और ये सब उसको कटर में काटते हैं, फिर वो जो कटर है प्लास्टिक का वेस्ट वो एक जगह डालने के बाद प्लास्टिक मोल्डिंग से प्लास्टिक की थैलियाँ निकलती हैं। अब उसमें वो कहाँ इस्तेमाल हुआ हुआ है, अब आप सोचें, ये इतने मज़े से बता रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगी। जो आपके प्लास्टिक वेस्ट है जो हॉस्पिटल के हैं, जी। आपकी बोतलें हैं, आपकी ड्रिप की हैं, ये सब उसमें जाके कटता है। इसमें इवन के इंजेक्शन होते हैं, वो तक करती है, सब रिपोर्ट की हुई है, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ये अदालत भी गया है केस, और ये बोलते हैं ना कटर करके वेस्ट है। आप यकीन करें, आप जो हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे ना, जो वेस्ट बिन होती है पूरी दुनिया में ये होता है, उसको जला के ख़त्म करते हैं। जी जी जी, क्योंकि वो ख़तरनाक होता है जी। वो यहाँ पे वेस्ट लेके जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर देखें तो कितना प्लास्टिक का वेस्ट होता है, वो जमा होता है। जी जी। फिर बोतलें होती है प्लास्टिक की, फिर दूसरी चीज़ होती है, जाती हैं बड़े कटर में जो हाईवे पे इन सब पे वहाँ पे बने हुए, वो काटते हैं उसको, फिर उसका दाना बनाते हैं, फिर दाना वो डाल के लेके जाते हैं। आपने देखा होगा बाइक पे लेके जा रहा है, बड़े बड़े थैले लगे हुए, सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और ये सब से वो उससे भी उठाते हैं। वो कटर करने के बाद प्लास्टिक मोल्डिंग में लगता है, फिर थैलियाँ निकलती हैं। अब आप सोचें उस थैली में कौन कौन सा दाना है, मतलब जो कटर है प्लास्टिक का, आपका ड्रिप भी है, इंजेक्शन भी है, पाइप भी है, वो कहाँ कहाँ किसको कौन सी बीमारी सही बात है, वो सब रिसाइकिल होके ये प्लास्टिक उसमें लगा, प्लास्टिक बैग लगा। अब आप लेकर आ रहे हैं बड़े मज़े से घर में, और उसमें लेकर आए, हाँ भाई बच्चों को दिया, बन कबाब दिया, बर्गर दिया, वो दिया। वो थैली जो यूज़ होगी वो, अगर आप मल्टीनेशनल फूड चेन में जाएं, आप जब खाने का ऑर्डर करते हैं, आप यकीन करें, मतलब वो मैंने भी देखा है, रिसाइकिल उस पर लिखा होता है, पेपर में उसमें डाल के पेपर देते हैं, हाँ, बिल्कुल, जो होता है उसके अंदर डाल के दे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है। सही। अगर आपको भेजना है तो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखना। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है भाई। सही। वो कह रहे हैं कि इनको दो, खाना खा रहे हैं, थैली दो, कोई पता नहीं थैली में क्या है। मैं ये बताऊँ, इतना डेंजरस है कुछ थैली में, जो चीज़ें मैंने बताई, जब से वो बनेगा, आप सोचें कैंसर छोटी बीमारी होगी, जल्द की छोटी बीमारी होगी। मतलब वो बंदा, अगर हम देखें आज से 20 साल पहले ये बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये वजह है। सही। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक के बाद एक कोई टॉप स्टोरी इस तरह से होती है कि समझ नहीं आता कि इतनी सारी खबरें हमारे पास होती है कि आपके साथ में कौन सी शेयर करें, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन सेहत से मुतालिक ये खबर है। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ की सूरत हाल इससे पहले भी हम आपको अपडेट करते रहे कि वहाँ पर क्या सेहत के मामलात होते हैं। एक अब्बासी शहीद अस्पताल, जहाँ से जब भी कोई खबर आती है ना, वो यही आती है, जी डॉक्टर नहीं है, एमएस नहीं है, उनकी लाइंस नहीं चल रही, फ़ोन की लाइंस नहीं चल रही। अब है ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कराची में, बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कायम सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो अमला है, उसको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो तनख्वाहों से महरूम है। 100 से ज़ायद डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब अजियत का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, चिल्ड्रन अस्पताल में कायम NGO जो है वो PEI की जानिब से महकमा सेहत को कह रहे हैं कि जी आगाह कर दिया गया है, महकमा सेहत फ़ंड्स रिलीज़ करेगा तो तनख्वाहें अदा की जा सकेंगी। अब इंतज़ामिया उनको ये डॉक्टर्स को ये कह रही है कि भाई फ़ंड्स मिलेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी। अगर एक हफ्ते में फ़ंड्स रिलीज़ ना किए गए तो अद्वियात का भी बहरान पैदा हो जाएगा। एक हफ्ते में महकमा सिंध ने फ़ंड्स रिलीज़ ना किया तो अस्पताल को ताले लगाकर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अमले ने ये धमकी दी है, और अगर अस्पताल को ताले लगाए गए तो बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकती हैं। इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर के यहाँ से ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा होगा तो ऐसा होगा। कंक्लूजन ये है कि जो अवाम है उसी को ही प्रॉब्लम है, वही जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। अगर उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, तो बच्चे जो हैं वही सफ़र करें। भाई ये मामला अगर देखा जाए, जब बजट आता है ना, तो उसमें कॉस्टिंग आती है, क्योंकि आपने डॉक्टर रखे या दीगर अखराजात, टोटल एक्सपेंस यानी अखराजात जी, तो अखराजात में आप देखें बिजली का बिल आपका बढ़ गया जी, दीगर अखराजात बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट का, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई। उसके बाद जब आप ये सब देने के बाद तनख्वाह पे आएंगे तो तनख्वाह के लिए पैसे नहीं बचते। अब ये तनख्वाह बढ़ाने की बात करें, इस दफ़ा जो बजट में 7 to 10% का इजाफे की बात की गई है, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है ना। अब ये क्या कहते हैं कि ये हमारी ये चीज़ें बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे समझने की चीज़ें, सरकारी जब ओहदे पे होते हैं तो बेसिक तनख्वाह पे, टोटल ग्रॉस सैलरी पे नहीं होता, बेसिक सैलरी जो होती है, अगर मेरी 1 लाख रुपए है तो मेरी जो ग्रॉस होगी वो मतलब आपकी मुश्किल जो है 48,000 रुपये होगी। वो 48,000 रुपये आपकी वो जो आपकी 10% या 7% इंक्रीज़ होगा, वो उसको नहीं मानते हैं। फिर वो क्योंकि वो डॉक्टर को तो मतलब वो क्या बोलते हैं कि जान बचाने वाला है ये सारा, तो बच्चों के वहाँ पे अगर देखें तो ये कंसर्न है कि उनको बैठ के बाद मतलब क्या एहतजाज करना या काम छोड़ना, या हमेशा आपने देखा है पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने काम छोड़ दिया, तो मरीज़ों को क्या होगा। मेन ये कि जब भी ये कवरेज होती है ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वो जाके बाहर नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स बाहर बैठ जाते हैं। अब सोचिए आप हॉस्पिटल, अगर मैं बीमार हूँ और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है,
तो ये तो दुनिया में आप कहीं देखा हो, आप बताएं। इमरजेंसी जिसे बोलते हैं या हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आपने किसी दुनिया में नहीं देखा होगा कि इस तरीके से जैसे यहाँ पे होता है। प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट, डॉक्टरों को मार रहे हैं या वो करें, बैठ के उनका मसला हल करें। राइट। अगर उनको पैसे चाहिए, क्योंकि मैं बताऊँ सबसे बड़ा वजह मैं बताऊँ यहाँ पे, फिर लोग यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या आपके नर्स डिपार्टमेंट, जैसे मेल फीमेल दोनों होती हैं, क्यों जा रही हैं? आप यकीन करें, आपसे मैं ऐसी पूछता हूँ, एक डॉक्टर यहाँ से लाखों रुपए दे के जब वो डॉक्टर बनता है, PhD करता है और यहाँ जब किसी हॉस्पिटल में लगता है, मैं सरकारी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात कितनी होगी आपकी तनख्वाह? बहुत ज़्यादा तनख्वाह होती है। हम सोच रहे हैं ना, आप यकीन करें लाख रुपए भी नहीं होती है। अच्छा जी। ओके। डॉक्टर से पूछा, कहना हम क्या करें, कोई क्लिनिक में बैठते हैं, उधर बैठते हैं। तो जो वो बात वो ये ना कि जो FCPS करते हैं, USMLE करते हैं, फिर तो वो वापस ही नहीं आते ना अशरफ भाई, वो तो फिर वो अपना सेटअप वहीं कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ से फिर वो यहाँ से जो स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, वो फिर उनको प्रॉब्लम यहाँ पे देखे ना, वो क्लिनिक बैठा है 3 या 4 जगह बैठ रहा है, एक जगह हॉस्पिटल में जा रहा है, अपना जाके चेक करा रहा है। अब जैसे आगा खान का नाम है, वहाँ पे अगर स्पेशलिस्ट आके से विजिट करके जा रहा है, कुछ नहीं करता है ना, मुझे छू रहा है ना कुछ, मेरी फाइल खोल के पड़ेगा, यकीन करें 15,000 रुपए चार्ज करता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा। मगर यहाँ पे ये है कि डॉक्टरों का जो इशू है, जो सरकारी अगर ये इनके हैं, इनको ठीक करना है, तो इनकी वक्त पे जो इनके पैसे हैं ना, क्योंकि वो हम सब इंसानी बच्चों की जान बचाना, उनके लिए वक्त पे जो है ना, इनकी सारा बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की जान बचानी है तो वक्त पे इन डॉक्टर्स को जो है वो तनख्वाहें दे दें। अगर कोई और इंसानियत नहीं दिखा रहा तो कम से कम इंतज़ामिया तो इंसानियत दिखाए। शो में जो वक्त हुआ है वो ब्रेक का हुआ है। अशरफ भाई, महराज भाई हमारे शो पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आपने ज़रूर हमारे टॉपिक्स जो है वो सुनने हैं और कॉल भी करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जी छोटा कद। ये जो कद है ये छोटा क्यों रह जाता है? क्या ये जीन्स की वजह से होता है? क्या इसमें खाने पीने की कमी होती है? या फिर बहुत सारे लोग, इस तरह की मिथ्स भी हैं, इस तरह की बातें भी हैं कि जी ग्रोथ हार्मोन जो हैं जब वो सप्रेस हो जाए या फिर वो ग्रो नहीं कर पाए तो भी कद छोटा रह जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत अर्ली एज में एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और उनका कद नहीं बढ़ता, छोटा रह जाता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं बचपन से ही। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि क्लियर नहीं है। तो इन पर क्लियर बात करने के लिए छोटे कद का क्या इलाज है, क्या छोटा कद अगर किसी का रह जाए तो वो बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, किस एज तक बड़ा हो सकता है कद, क्या वाकई जीन्स में होता है, क्या मतलब जो बच्चा पैदा होता है पैदाइशी उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेल्स होते हैं कि वो एक मखसूस हद तक ही उसका कद बढ़ पाता है। ये सारी बातें और ये सारी बातें क्लियर करने के लिए, इन बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी हमारे साथ डॉक्टर वसीम जमालवी साहब जो कि सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा जी, इसके अलावा उनके साथ हैं डॉक्टर आबिल ख्वाजा जो कि फैमिली मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती हैं और आगा खान से इनका जो है वो रिलेशन है, वहाँ पर ये ऑन जॉब हैं। अच्छा जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सब आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो छोटा कद है, छोटा कद रह जाने की क्या वजूहात होती हैं? क्या ये जीन्स में होता है? क्या ये फूड इनटेक की वजह से होता है? और क्या ये जो मिथ है कि जी बहुत सारे लोग जो बचपन में अर्ली एक्सरसाइज करते हैं ये ज़्यादा वज़न उठाते हैं, उस वजह से उनका कद छोटा रह जाता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सवाल के 2-3 हिस्से हैं जी। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें देखना होगा छोटा कद हम कहते किसको हैं। यानी इसका एक सेंटाइल चार्ट होता है कि एक एवरेज हाइट है जो कि स्टैंडर्ड हाइट है, किसी भी एरिया वाइज हर जगह की अलग होती है। तो उस एरिया वाइज में बच्चा अगर उस स्टैंडर्ड चार्ट पे अगर फॉलो कर रहा है, भले वो लोअर लिमिट पे है, क्योंकि वो चार्ट का पूरा एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। अगर लोअर लिमिट के अंदर भी चल रहा है तो हम उसको शॉर्ट स्ट्रेचर नहीं कहते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट है बट लोअर साइड है। अब अगर वो उस चार्ट में, सेंटाइल चार्ट में भी लोअर लिमिट में से भी नीचे आ रहा है, तो अगर हम लेबल करते हैं शॉर्ट स्ट्रेचर है, तो देखिए जी उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये शुरू होती है पैदाइश से। यानी अगर आप ये समझती हैं कि जेनेटिक्स का इशू है तो यस वो भी हो सकता है। फेमिलियल एक कॉज होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल में ये होता है कि बच्चा छोटा छोटा चल रहा होता है, लेकिन अचानक एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब उसकी प्यूबर्टी आ रही होती है तो वहाँ पे स्पार्ट होता है और बच्चा एक अच्छी हाइट ले लेता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारी स्टैंडिंग है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लाइक अस, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, वहाँ पे फूड का एक बहुत बड़ा इशू है। दुनिया भर डेटा अपना शेयर करता है कि जी 22% समथिंग इज़ स्टंटिंग बिकॉज ऑफ फूड।
लेकिन हम जो डेटा अपने शो कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ मोर देन 40%। ह्यूज। या इट्स ऑलमोस्ट डबल यस। दुनिया का, यानी दुनिया के दुनिया में टोटल में हम 20% इतना है और भेज यहाँ रहे पर हैं 40%, जी। हम इतना भेज रहे हैं यहाँ से अपने डेटा में। ठीक है, तो ये अब इसकी वजह जो है वो फूड है, स्टारवेशन है, फूड है, या उसकी डिफरेंट वजूहत हैं। माँ के दूध से शुरू होता है, डिफरेंट बीमारियाँ लगना, उसका ग़िज़ा का ना मिलना, फिर उसका क्रॉनिक रिएक्शन होना, क्रॉनिक यानी क्रॉनिक इफेक्ट होना, फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, डिफरेंट वाइटामिन हैं, उसका प्रॉपरली अवेलेबल ना होना। ठीक है, जैसे एक विटामिन डी है, बड़ा कॉमन है, अब सूरज की रोशनी से हमें मिलता है, लेकिन वो भी हमारे यहाँ बहुत लो आता है। उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, उसमें अल्टीमेटली शॉर्ट स्टेचर होता है। ठीक है ना, तो ये सारी वजूहात हैं जो मेन हैं जिनकी वजह से बच्चों का कद कम रह जाता है। अब जब ये मेन कद कम रह जाता है एक फैमिली में किसी एक बच्चे का, तो फिर उसकी बहुत सारे दूसरे इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो ये एक यानी बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फीडिंग। और इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि जी कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है अंदर, तो यस डेफिनेटली कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है। हम बहुत बड़े पैमाने पर उनको नहीं कह सकते। जैसे कुछ हार्मोन्स हैं ऐसे जिनकी ज़रूरत होती है कद बढ़ाने में, लाइक ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, अब ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि वो हमेशा उस वक्त सर्ज होता है उसका, यानी उस वक्त वो बॉडी में ज़्यादा आ रहा होता है जिस वक्त बच्चा डीप स्लीप में होता है, गहरी नींद सो रहा होता है, तो ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में सर्ज आता है और वो ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट कर रहा होता है। अब हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक उसमें ये है कि बच्चा सो रहा होता है तो माँ उठा देती है, बेटा खाना खा के सोना, है ना। तो ये दिस इज़ रॉन्ग। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अगर हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, तो उस टाइम पर आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव हो रहा होता है, और वो वही टाइम होता है कि जिस टाइम आपका कद जो है वो थोड़ा सा एनहांस हो सकता है, या ग्रोथ हार्मोन जो है उससे बेहतरी आ सकती है। बट सर की बात बिल्कुल ठीक है कि वो उतनी डीप स्लीप में जाने का मौका ही नहीं आता, उससे पहले 10,000 इश्यूज होते हैं कि वो डीप स्लीप हो ही नहीं पाती बच्चों की। यस, ट्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी से हमारे यहाँ स्टैंडिंग का रेशियो ज़्यादा है। सही। अच्छा, हमारे साथ जो है वो डॉक्टर राबिल ख्वाजा भी मौजूद हैं। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहिबा के कद ना बढ़ने की क्या वजूहात हैं, और जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है उनको फिर आगे सोसाइटी में फ्यूचर में क्या चैलेंजेस होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जी। जैसे कि सर ने बताया कि मुख्तलिफ होते हैं इसके कॉजेज़, जिसमें कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि फैमिलियल, पेरेंट्स का कद छोटा है, बच्चों का मिड पेरेंटल हाइट निकाल के हम उसको फिर फार्मूलाज अप्लाई करके और परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट्स पे देख के हम बता सकते हैं। जी। दूसरा होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, जो लेट ब्लूमर्स जिनको सर ने अभी डिस्कस किया, उनकी तीसरी और चौथी वजह जो है वो है हार्मोनल, जेनेटिक, क्रॉनिक इलनेसेस, जिसमें आपका एज़मा सबसे कॉमन है क्योंकि उसमें स्टेरॉइड का यूज़ होता है। अच्छा। तो वो बच्चों की डिले करवाता है, स्टंटिंग होती है उसमें, शॉर्ट स्ट्रेचर भी होता है उसमें। अच्छा, तीसरा ये एज़मा जो पैदाइशी बच्चों को होता है, जो यानी कि बचपन से ही जिनको होता है बच्चों को, उनकी बात करें, ट्रीटमेंट पे हो, जो बच्चे बच्चों की ट्रीटमेंट, हाँ, जो इस एज़मा के ट्रीटमेंट पे हो, उनकी वजह से। सीलेक्ट डिजीज़ है, ये मेल न्यूट्रिशन में आता है। सिस्टिक फिब्रोसिस है, ये जेनेटिक कॉज है उसका। अच्छा। या फिर जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिसमें टर्नर्स आ जाता है, नूनान आ जाता है। इसमें जो है हमारे पास विंडो कम होती है कि ये बच्चे आगे जाके ग्रो करेंगे। सो जो सर बता रहे थे स्टेटिस्टिक्स, दैट इज 40% फॉर अंडर न्यूट्रिशन, 16.5% आर पीपल, चिल्ड्रन हु आर having short stature because of these causes that I have mentioned, जिसमें आपके chronic illnesses आ जाते हैं, hormonal आ जाते हैं, hypothyroidism is one of the causes for short stature। और जो सर ने बात की कि बच्चे माँ की जब कोख में होते हैं उस वक्त, so if the mother is hypothyroid, तो वो बच्चे की ग्रोथ पे इवेंचुअली इफेक्ट करता है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का फूड होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या कुछ खाने में देना चाहिए? देखिए, एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं बर्थ से। जी। बर्थ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छा, सिर्फ माँ का दूध, सही, और कुछ नहीं, टिल 6 मंथ। मैंने वर्ड यूज़ किया एक्सक्लूसिव का। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि नो मिल्क ऑफ मदर अदर देन दैट, यानी सिवाय माँ के दूध के आपको कुछ नहीं देना है। अब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, कुछ चटा दी जाती हैं, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वरना हमारे यहाँ कॉमनली होता है कि बच्चों को चाय पिलाई जा रही है, बच्चों को दूध घोल के पिलाया जा रहा है, या डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं, यानी कहवा तक दिया जाता है। इट्स वेरी कॉमन। सही। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है।
ये नहीं करना है। आप यहाँ से शुरू करें। 6 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो फिर आप उसकी वीनिंग स्टार्ट करें, यानी ऊपर की नरम ग़िज़ा शुरू करें। सही। अब ये नरम ग़िज़ा जो है बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा। इनिशियली आप शुरू में कुछ दिन तक तो आप सिर्फ प्योर सॉफ्ट डाइट दें, उसके बाद आप ग्रेजुअली उसमें हर चीज़ को ऐड करें। अ नॉर्मल डाइट विच इज़ यानी कुक्ड एट होम। हम नहीं कहते हैं कि आप कोई बाज़ार से चीज़ लाएं, आप कुछ करें, नहीं। अभी रिसेंटली WHO ने डेटा शेयर किया, उसने 2-3 चीज़ें बताई हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जी आपके घर में जो चीज़ें पक रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन्हीं को आप सेमी सॉलिड में लेकर कन्वर्ट करें और वो चीज़ें आप दें, जिसमें सब्ज़ी भी शामिल है, जिसमें दाल भी शामिल है, जिसमें चावल भी है, जिसमें रोटी भी है, जिसमें फल भी है, जिसमें गोश्त भी है। ठीक है, गोश्त एट द एंड है। अगर आप देखें तो शुरू में ये वो कॉमन चीज़ें जो हर घर में होती हैं, यानी आप किसी भी लोकेलिटी में ले लें, दाल, चावल, रोटी, सालन, सब्ज़ी, फल, हाँ, ठीक है ना। सही, तो इनमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर और हम इसको मज़ीद ब्रेकअप करें तो डिफरेंट चीज़ें, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिल रहा है? आपको किसी ग़िज़ा में नहीं मिल रहा, धूप से मिल रहा है सर। से मिल रहा है। ब्लैक कपड़े पहन के धूप में बैठेंगे, फिर विटामिन डी बनाएंगे। तो फिर अब ऐसी चीज़ें जब आपको फ्रीली कुदरत ने आपको दी हुई, आप नहीं ले रहे, सही, ठीक है ना, तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर ये आप प्रॉपर डाइट आप स्टार्ट करते हैं एट 6 मंथ्स, आप माँ के दूध के साथ, फिर माँ के दूध को आप 2 साल पे वीन ऑफ करते हैं और आप डाइट इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो डाइट का यानी लेंथ, आपकी हाइट का डाइट से कोई फिर इशू नहीं होगा, सही, अगर इस तरह से ले रहे हैं आप, ठीक है ना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डाइट, यानी कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो एटलीस्ट ये ना हो कि डाइट की वजह से आपके कद पे कोई फर्क पड़े। तो आप डाइट अपनी अच्छी करें, यानी कि आप अपनी तरफ से अपनी डाइट, अपना काम पूरा करें ताकि आपका जो कद है वो इफेक्ट ना हो। बाकी अगर कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, वो फिर एक इशू है, वो तो जेन्युइन इशू है, उसके ऊपर फिर एक बात सॉरी ऐड करूंगा, सॉरी, कि फूड फैट से बचें। हमारे यहाँ फूड फैट बहुत है, यानी केला नहीं देना, ठंड लग जाएगी, दही नहीं देना, ठंड लग जाएगी, ये चीज़ नहीं देंगे वो हो जाएगा, इस मौसम चीज़ नहीं देंगे, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, ठीक है ना। आपको हर चीज़ जो कुदरत में मौजूद है वो आपको देनी है। एंड साथ में नो रेडीमेड थिंग, जो बाजारी चीज़ें होती हैं इससे आप अवॉइड करें, इससे अवॉइड करें। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो फल है, जिस मौसम में जो फल आ रहा है, जिस मौसम में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे हमारे यहाँ दही नहीं दी जाती बच्चों को कि जी बहुत सर्दी में ठंड लग जाएगी, अंडा नहीं देते जी कि गर्म है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही। इसको आप क्लियर कर लें तो आपकी डाइट अच्छी होगी, तो आपकी जो हमारे पास 40% चंग है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसमें हम कमी ला सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर राबिल हमारे साथ हैं, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी इसमें मज़ीद कुछ? बिल्कुल, ग़िज़ा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात की। दूसरा, अगर आपका बच्चा 4 साल के बाद 4 सेंटीमीटर पर ईयर से कम कद बढ़ा रहा है तो आप प्लीज़ कंसल्ट करें। अच्छा, क्योंकि वो अर्ली पीरियड होता है जहाँ पे हम ग्रोथ हार्मोन भी दे सकते हैं, हम मज़ीद ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। सही। सो मिथ एक ये है कि हम कद के लिए तब कंसल्ट करेंगे जब प्यूबर्टी हिट होगी। ओके, और दैट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। उसमें ये होता है कि हमारे पास विंडो नहीं होती, ट्रीटमेंट विंडो जिसको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट विंडो नहीं होती। सो दैट इज़ बिटवीन 4 to 6 अच्छा, years। अगर वो अर्ली कांटेक्ट कर लें तो उससे ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कि कद के मामलात जो है वो सॉल्व हो सकते हैं और कद बढ़ सकता है। आप एक दफ़ा फिर से बताइए, 4 सेंटीमीटर एज आप बच्चे की जब 4 साल हो जाए, उसके बाद लेस देन 4 सेंटीमीटर अगर वो ग्रो कर रहा है, दैट्स वेयर वी विल बी कंसीडरिंग कि वो शॉर्ट स्टेचर की तरफ तो नहीं जा रहा है। कितने दिनों में, कितने मंथ्स में, या पर ईयर? ये पर ईयर जो है ना, वो आपको ये उसकी जो लेंथ है वो ज़रूर चेक करनी है। अगर वो 4 सेंटीमीटर पर ईयर से कम है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। अगर आप डिले करते हैं तो फिर डेफिनेटली फिर वो इशू होगा, फिर वो जो है वो परमानेंट इश्यूज़ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही कंसर्न कर लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, तो ये अगर डाइट वाले मामलात होते हैं, यानी इन जनरल जो भी आपके घर में जो भी मामलात होते हैं, डाइट के इशूज़ हैं या एंजाइटी के इशू हैं या किसी और वजह से बच्चा जो है वो डीप स्लीप नहीं ले पा रहा है, तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट समहाउ डॉक्टर साहब, अगर बाकी
बाकी किसी के साथ कोई जनरल इश्यूज़ हैं, यानी जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या दीगर इश्यूज़ हैं, तो वो फिर उन लोगों का कद नहीं बढ़ता, उसका कोई हल नहीं है ना? नहीं, हल तो है। हाँ। देखिए, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया हाइपोथायराइड। जी जी। हाइपोथायराइड की जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए उतना बच्चा अच्छा होता ओके, सही। हाइपोथायराइड में सिर्फ शॉर्ट स्टेचर नहीं होता, मेंटली भी थोड़ा सही कम होता है। लेकिन अब तो इंटरनेशनली जो डेटा है वो ये कहता है कि आप 6ठे दिन पे टेस्ट करवा लें हर बच्चे का। 6ठे दिन पे जो TSH एक टेस्ट होता है जिसमें हाइपोथायराइड पिक किया जाता है, तो वो अगर 6 डे पे आप चेक कर लें फॉर एवरी चाइल्ड, और ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और पाकिस्तान कराची सिंध में भी इसका मौजूद है सेंटर जहाँ पे हो रहा है, जो जिना अस्पताल में है, आखान में भी है, वहाँ भी हर बच्चे का 6 डे पे करवाया जाता है, और ये करवाना चाहिए। 6 डे ऑफ लाइफ, सो इट्स वेरी अर्ली कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली 5 और स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं इसके साथ। उसके साथ नहीं, तो ये वो डिजीजेज हैं जो कि आप अर्ली पिक कर लें तो उनकी ट्रीटमेंट मौजूद है, आप ट्रीटमेंट दे दें, और अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्ली शुरू कर दी तो आपको फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हाइट की ना मेंटल। नॉर्मल बच्चा ऐसे ही नॉर्मल होगा जैसे कोई भी इंसान, कोई भी इंसान जो है। लेकिन अगर इन केस नहीं पिक कर सके तो फिर ये होता है कि फिर इनकी ग्रोथ पे, इनके ब्रेन की ग्रोथ पे, इनकी हाइट पे, सब पे इफेक्ट आना शुरू होता है। तो लेकिन एक दफ़ा अगर इफेक्ट आ जाए इनके, अगर डिलेड अगर आपने पिक किया तो फिर इनके रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बात यही है कि आपको जो है अर्ली जो है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप जो मर्ज़ की तशख़ीस है वो भी आप जल्द अज जल्द करें। अगर आपको लगता है कि जी बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि जी ठीक है 2 महीने और देख लेते हैं, 4 महीने और देख लेते हैं, खा पी के बढ़ जाएगा। नहीं, आप जाएँ फ़ौरन डॉक्टर से जो है वो आप रब्ता करें और फ़ौरन जो है वो आप इलाज की तरफ जाएं, सजेशंस की तरफ जाएं। ये होती है वो तमाम तर चीज़ें। अर्ली जो है ना वो साइन एंड सिम्टम्स अगर हो जाते हैं तो उसके ऊपर अर्ली तशख़ीस होना बड़ा ज़रूरी है। तो अपने बच्चों का जो कद है उसको बढ़ाने के लिए आप एक तो उनको डाइट अच्छी दें, दूसरा आप उनके ऊपर ये नज़र भी रखें कि मेडिकली जो है वो कितना सेंटीमीटर उनका कद बढ़ रहा है, पर ईयर जो है उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितनी उनकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है, और उनका ख्याल रखें। जितनी जल्दी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी जो है वो आपके बच्चे के कद का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम जमाली साहब और डॉक्टर राबेल ख्वाजा साहिबा, आप हमारे साथ जो है वो शो पे मौजूद थी। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि जो हसद है, जो हासिद है, यानी हसद की आखिरी हद क्या हो सकती है, यानी ये हसद आपको कहाँ तक ले जा सकता है, और आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट जेलसी, हसद। हसद क्या है, हसद कितनी तरह का होता है, और ये जो हासिद है, ये जो हसद है, ये आपको कहाँ तक ले जाती है, मतलब हासिद क्या एक्सट्रीम कर सकता है आपके लिए, ये हसद आपसे क्या क्या करा सकती है, ये जेलसी आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, कितना आपका नुकसान कर सकती है। क्योंकि आप जिससे जल रहे हैं उसको तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जलने वाला इट्सेल्फ वन साइडेड ही जलता है, वन साइडेड ही हसद करता है। उसके जहन में जो कुछ भी ख्यालात आते हैं वो खुद उसका जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, खुद उसके अंदर नेगेटिव वाइब्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या ये वाकई एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है? क्या ये डिप्राइव जिनका बचपन गुजरा होता है या जो डिप्राइव माहौल से होते हैं ये उनके साथ होता है, या इन जनरल मैंने देखा है कि बहुत सारे खाते पीते लोग भी ऐसे होते हैं कि उनके पास 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, घर हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और से जल रहे हैं। वो खुद अपनी जॉब पर हैं लेकिन फिर भी वो किसी और से जल रहे हैं। वो खुद वेल ऑफ हैं लेकिन फिर भी वो किसी और से जल रहे हैं। बेशक वो ऑफिसर ही क्यों ना हो, बेशक वो कितने बड़े ओहदे पर भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों से जल रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों को देखकर, दूसरों की कामयाबी देखकर वो उनको दुआ दें। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तो क्या वाकई कोई मेंटल कंडीशन है, ये कोई डिजीज़ भी है? इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुहेल कुरैशी मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। उनके साथ जो हैं वो तालिब मिर्ज़ा साहब हैं, जो कि इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा मारिया, आपसे स्टार्ट करूँगी। ये जेलसी क्या है, कितनी तरह की होती है, और जो वेल ऑफ लोग हैं उनमें क्यों होती है ये?
ओके सो इसकी तो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जी, लाइक जी, यू बिल्कुल, सेड। हाँ। एक तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ जेलसी है जो कि बेनाइन सी है, थोड़ी बहुत जेलसी हमारे लिए पॉजिटिव भी होती है, सही। हमें मोटिवेट भी करती हाँ। है। फिर पैथोलॉजिकल जेलसी आ जाती है जो कि एक फॉर्म ऑफ जेलसी है जिसमें यूजुअली पार्टनर्स के लिए आपको महसूस होती है। सही। अपने उनको ट्रस्ट ना कर पाना, कॉन्स्टेंटली उन पे शक करते रहना, हाँ। और फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाएं या उनको नुकसान पहुंचाएं, देन देयर इज़ दैट। फिर हमारी साइकेट्री में एक ओटेलो सिंड्रोम भी है जिसे जो मॉर्बिड जेलसी जिसको हम कहते हैं। तो दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ फॉर्म्स जो कि एक जेलसी इन इट्स सेल्फ, एक तो ये जलन है या हसद है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। जलन में दूसरे इंसान के लिए ऐसे ख्यालात आना कि वाई डज दिस पर्सन हैव इट, और ये सारी चीज़ें इनके पास क्यों हैं, और फिर लेकिन उनके लिए कोई इल इंटेंट ना रखना, ओके दैट्स जेलसी। बट हसद यानी मलिशियस एनवी जो है, सही, वो एक फॉर्म है जिसमें एक तो जेलस तो आप फील कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एक ख्यालात आपको आते हैं इनके पास क्यों है ये सब कुछ। फिर उसके बाद ये विश करना कि आपको नुकसान हो जाए कोई, कि आपको किसी तरह की कोई लॉसेस हो जाएं, कि ताकि जो आपके पास है वो किसी तरह से चला जाए, ये ख्यालात रखना इज़ दैट्स व्हाट्स। हाँ, मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो बात की है मारिया ने कि मैलिशियस जेलसी, एक एक्सट्रीम हाइट ऑफ जो कहना चाहिए ना जेलसी, वो इतनी ज़्यादा होती है लोगों में कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इतनी जेलसी क्यों। अच्छा ठीक है, अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो आपका क्या है, अगर किसी के पास कुछ नहीं होगा तो उससे आपको खुशी क्या होगी। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कॉम्प्लेक्स है जो लोगों के साथ होता है, इनबिल्ट होता है, या फिर उनकी सराउंडिंग में ही ऐसे लोग होते हैं जो उनको इस हद तक ले जाते हैं कि वो ये जो जितने भी जेलस लोग होते हैं, यकीन करें इनका एटीट्यूड भी वैसे ही बन जाता है, इनका लाइफस्टाइल भी वैसे ही बन जाता है, इनकी पूरी की पूरी आदतें चेंज हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से अपना कंपैरिजन, या लोगों से जो है वो उनकी कामयाबी को देख के उसका एनालिसिस बस यही करते रहते हैं। सर, ये जो कंपैरिजन है करना अच्छी बात होती है, पॉजिटिव कंपटीशन अच्छी बात होती है, जैसे अभी मारिया ने कहा कि नहीं ठीक है जी, थोड़ी सी बहुत जेलसी जो होती है वो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कंपटीशन कुछ इस तरह से होता है कि मैंने किसी को देखा, या मेरी कोई फ्रेंड है उसने कोई जो है जहाज़ ख़रीद लिया, तो अब ऑब्वियसली मैं तो नहीं ख़रीद सकती, मेरे पास तो इतनी अर्निंग्स नहीं है कि मैं जहाज़ ख़रीद लूँ, लेकिन मैं उसको दुआ दूंगी और मैं कहूँगी कि नहीं ठीक है, इसने जितनी मेहनत की है मैं इतनी मेहनत करके कोशिश करूंगी कि मैं उसके आसपास कहीं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे पास एक बहुत लग्जरी गाड़ी आ जाए। ये मुमकिना तौर पर आपका पॉजिटिव कंपटीशन होता है। ये इंसान का इंसान से नहीं होता, ये कंपटीशन जो होता है ना मेहनत से होता है, कि अगर किसी ने मेहनत करके कोई चीज़ हासिल की है, अगर किसी ने मेहनत करके A+ लिया है, तो मैं भी मेहनत करके A+ लूँ, रैदर दैन कि मैं उससे जेलस हूँ, उसके लिए मैं क्रिबिंग करूँ, उसके लिए मैं ये बुरी इंटेंशन रखूँ, उसको पता भी नहीं है कि मेरी बुरी इंटेंशन है, और उसके बाद मैं जल के अपना ही जो है ना वो बेड़ा गर्क करूँ, अपना जहनी सुकून तबाह करूँ, अपने लिए ऐसी वाइब्स क्रिएट करूँ कि मेरा ही एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए। तो सर ये क्यों होता है? क्या वाकई को मेंटल डिजीज़ है, वाकई को प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, क्या इशू है? मैं अगर आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताऊंगा तो मोर देन लाइक कि डिजीज़ है, बीमारी है, ये शायद वो लोग हैं जिन्हें खुदा की तकसीम पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। किसी और ने मेहनत करी और उसने अपना घर पा लिया, किसी ने मेहनत करी और अपनी पसंदीदा गाड़ी पा ली, किसी ने मेहनत करा और अपने लिए वो डिजायर्ड ग्रेड्स पा लिए। सर आप मेहनत कर लेते ना। हाँ, हमारा मसला ये है कि हमें अपने गमों से ज़्यादा दूसरे की खुशी ज़्यादा मसला है, दूसरे की खुशी से ज्यादा मसला है। सही, इसके पास बड़ा घर क्यों है? भाई अगर कोई हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है तो देखे ना उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है, उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रगल है। अगर कोई आपको लगता है कि आपसे आगे, तो भाई आप भी उतनी मेहनत कर लें। अगर आपको लगता है कि कुछ 6 घंटे पढ़ के A+ लेके आता है तो आप 7 घंटे पढ़ लें। आप मेहनत का मुकाबला मेहनत से करें। अगर आप पर्सनैलिटी जजमेंट पे या आप दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो ये डिस्ट्रॉयर आपके खुद अपने लिए डिस्ट्रॉयर। एट द सेम टाइम हमें ना बहुत अच्छा लगता है रोशनियों को देखकर उनसे अट्रैक्ट हो जाना। हाँ। बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपका सबसे खूबसूरत मंजर कौन सा आपके लिए, कौन सा? तो आपको कहेंगे कि सुबह फजर का। बट द रियलिटी इज कि फजर के मंजर के लिए मगरिब का पूरा वक्त गुजरना होता है, इशा का पूरा वक्त गुजरना होता है, चांद को निकलकर चांद को वापस डूबना होता है, और उसके बाद सूरज दोबारा तुलू होना शुरू होता है। तो हर चीज का एक सर्टेन टाइम फ्रेम है। हमें हर किसी के लिए लगता है कि यार इसने तो ऐसे पा लिया, ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, ओवरनाइट कामयाबियां मिल गई, ओवरनाइट सब कुछ मिल गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया।
आपको कैसे पता, आप कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं किसी की मेहनत को या किसी भी चीज़ को? सही, कि बहुत बड़ा एक फ्रेम है। आई पर्सनली बिलीव कि जो आपने भी अपने इंटरव्यू में बात करी कि हासिद के लिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, कि वो जिसके लिए हसद कर रहा है ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं खुद को भी ख़त्म कर रहा है। सही, और हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सही, बिल्कुल सही, रियलिटी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव इंटेंशन ही इसको ख़त्म कर सकती है। आपको सर ये कितना ज़रूरी होता है, मानिए आपसे मैं पूछूंगी कि कितना ज़रूरी होता है कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं वो पॉजिटिव हों, तो आपके जो एटीट्यूड है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कितना बड़ा चेंज आता है। क्योंकि मैंने ये बहुत कि आप जिस गैदरिंग से बिलोंग करते हैं, आपके साथ जो लोग मौजूद होते हैं, आप उनके ऊपर ज़रूर फोकस करें। आप ये देखें कि कहीं वो आपको लेट डाउन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा तो किसी बुराई की तरफ धकेल नहीं रहे हैं। तो अपने थॉट से सोचना और अपना खुद का दिमाग लगाना कितना ज़रूरी है। एक तो जैसे आपने बताया आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। पीपल डोंट रियलाइज दैट पेरेंटिंग, द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि वो खुद अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, या बड़ा है या छोटा है तो बड़े वाले से ये बोलना कि देखो बाकी सबके लिए आप ये नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या फिर छोटे वाले को देखो बड़े भाई ने ये कर लिया, आपने ये चीज़ अचीव नहीं की, या फिर क्लास में अगर हो तो वो देखो वो वाला स्टूडेंट कैसे कर रहा है, आप नहीं कर रहे। दिस इज बिल्डिंग, इट्स नॉट अ कंपैरिजन, दिस इज बिल्डिंग जेलसी विद एन इनसिक्योरिटी विद इन द इंडिविजुअल, राइट। वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनके हिसाब से तो उनको लग रहा है कि दिस विल मोटिवेट देम, बट कांस्टेंट कंपैरिजन डेफिनेटली बिल्ड्स दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि व्हाई एम आई नॉट बीइंग एबल टू डू दैट। अब ये नहीं पता है कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या उनकी सलाहियत है, व्हाट वी नीड टू सी इन आवर चाइल्ड, कि इनमें किन किन चीज़ों को फोकस करना है, राइट। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग के उस इंडिविजुअल के साथ ये है, हम वहीं से तो शुरू कर देते हैं ये फॉर्म ऑफ जेलसी उसी टाइम से, व्हेन यू पुट दैट प्लांट दैट सीड इन द हेड कि नहीं ये कंपेयर, ये उस तरह की बात हो गई, ये उस तरह की बात हो गई कि भाई अब चले कोई भी XYZ किसी की भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कोई एक बच्चा है या बच्ची है, उसके पेरेंट्स ने उसको शुरू से नहीं सिखाया कि किसी से जलना है, या घर में किसी की जो है वो बारे में बैक बाइटिंग नहीं हो रही, लेकिन वही बच्चा जब अपने ख़ानदान में जाता है और उसको पता चलता है जी चाची तो ये कह रही थी या मामी तो ये कह रही थी, या बच्चे ऐसे भी बात करते हैं। या मैं अपनी अगर मिसाल ले लूँ कि मैं मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से ग्रो किया, तो मेरे वालिदैन जो हैं यूजुअली, अब तो खैर जाहिर सी बात है मैं खुद ही उनके साथ बैठ के ये कहती हूँ जी आपने ये नहीं मुझे बताया, ये बात आपने तो मुझे बताई नहीं थी, तो वो कहते नहीं जी ये बच्चों को ये बातें नहीं बताते। तो मुझे कभी भी मेरे पेरेंट्स ने बैठ के किसी ख़ानदान में या किसी दोस्त की या किसी के हवाले से कभी बुराई नहीं की, बल्कि यही हुआ कि नहीं वो भी हमारे अपने हैं, नहीं बिल्कुल हम एक फ़ैमिली हैं, नहीं हम बिल्कुल एक फ़ैमिली हैं। मगर जब हम थोड़ा सा बड़े हुए और रियलाइज़ किया और उस गैदरिंग में बैठे, तो मुझे लगा कि हम एक फ़ैमिली नहीं हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं वो कुछ अलग सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन मेरे अच्छे इंटेंशन की वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव रही और उसका मेरी पर्सनैलिटी पर असर नहीं हुआ। लेकिन बाकी लोगों की बुरे इंटेंशन की वजह से उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, उनके सोचने समझने का अंदाज चेंज हो गया, उन लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई। ऑल्दो कि वो अच्छा कमाएं या बुरा कमाएं, वो अच्छे हाल में रहें या बुरे हाल में रहें, लेकिन आपकी जेलसी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सराउंडिंग के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो आपको पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है। और आपको इंसाइट भी नहीं होता है, आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा, कॉन्स्टेंटली किसी और के बारे में बुरा सोच के आप अपनी खूबियों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ आप बिजी हैं उनके बारे में नेगेटिवली सोचने तो अपने लिए पॉजिटिव सोचने के लिए टाइम भी नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ये जेलसी इतना कोई बड़ा टॉपिक है, इतना कोई वास्ट टॉपिक है, जिसके ऊपर बातें जितनी हो ना उतनी कम है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी आपके साथ किसी ने ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि बस ये जो है ना जेलसी की हाइट है, ये इससे ज़्यादा कोई जल ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा आपके साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ जेलसी, जेलसी की हद क्या है और जेलसी में लोग आपका क्या क्या नुकसान करते हैं। अच्छा तालिब भाई, जिस तरीके से अभी हम बात करें ना कि हाइट ऑफ जेलसी, लोग इस हद तक जेलसी में चले जाते हैं कि आपने देखा होगा कि वो तावीज़ गंडों तक की नौबत आ जाती है। वो लोगों के लिए इतना थ्रेटफुल बन जाते हैं कि वो चाहते कि किसी का बस कुछ
बेड़ा गर्क हो जाए, अगर किसी के पास जो है ना वो की चीज़ है वो छिन जाए, उसके लिए दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट वो कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करते कि भाई हम थोड़ा पढ़ लिख के बेहतर हो जाएं, हम मेहनत करके बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस हाइट पे लोग जाते हैं कि किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ये कौन से लोग होते हैं? ये माशरे में इनकी सराउंडिंग्स क्या रही होती है, इनका बचपन कैसा होता है? अच्छा देखिए, माशरा ना कभी भी किसी कौम से ज़्यादा, किसी मुल्क से ज़्यादा, किसी खित्ते से ज़्यादा लोगों का नाम है। सही। आप अगर कराची शहर में निकलें या दूसरे शहरों में निकलें तो यहाँ की दीवारें बता देती हैं कि माशरा किस तरह का है। बाबा आमिर बंगाली, रिश्ता चाहिए, कामयाबी आपके कदमों में, अभी अपने दुश्मन को ख़त्म कर दीजिए, अभी अपने कॉम्पिटिटर को ज़ेर कर दीजिए। ये वो एटीट्यूड्स हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। एंड दैट्स द सीन कि जब आप माशरों की बात करते हैं, जब आप लोगों की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जहनी मरीज बन चुके होते हैं या बन रहे होते हैं। सही कह रहे हैं आप। उसी जलन में, उसी चीज़ के थॉट में लेके कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं दे रहा, अगले की खुशी में खुशी नहीं होना, अगला इसी बात पर परेशान है कि बॉस मैंने करा क्या है, हुआ क्या है, माशरा किस तरफ जा रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आई वाज ट्रैवलिंग बैक डेज ना, तो मुझे एक साहब मिले, तो मेरे सामने से एक गाड़ी गुजरी, बड़ी शानदार सी गाड़ी थी, अल्लाह उस बंदे के लिए कामयाब करे। तो वो मुझे देखकर बोलते हैं कि सर ये जो सारी गाड़ियाँ और जो चकाचौंध है ना, ये सब हराम के पैसों से मिलता है। अच्छा। हलाल में ये सब कुछ नहीं आता। तो मैंने उनसे पूछा कि बोला सर हमने तो देखा है ना, जमाना देखा है, जिसके पास हराम का होता है ना उसके पास बहुत सारा होता है, जिसके पास हलाल का होता है ना उसके पास थोड़ा होता है, मगर वो खुश होता है। अब मुझे कभी समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जब भी पढ़ा तो मैंने हजरत उस्मान की सखावत पढ़ी, बिल्कुल। मैंने जब इस्लाम का जब पूरा एक शजरा पढ़ा तो वहाँ पे सखावत देखी, वहाँ पे बीबी खतीजा को देखा। हमने तो वो लोग देखे जिन्हें देना आता था, हमें तो वो लोग देखे जो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखते थे। और आज भी वो एटीट्यूड लैक करता है लोगों के अंदर। एंड I'm so sorry to say, but ये कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें जो माशरे में परवान चढ़ रही हैं ना, असल में यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाए ना, वो बस फर्स्ट स्टेप है आपकी जेलसी का, कि भाई जेलसी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो मारिया हम बात करें ना कि जी जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए तावीज़ गंडों तक पहुँच जाते हैं। इस सूरत हाल में क्या होता है कि सबसे पहले आप इनसिक्योर होना शुरू होते हैं कि उस बंदे का आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं है। यानी वो अगर अमेरिका में बैठे हैं, या आप अगर पाकिस्तान में हैं, या वो दुबई में हैं, या आप कहीं और हैं, आपका क्या ताल्लुक, आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपका कोई जानने वाला अमेरिका में बैठ के क्या कर रहा है, वो मतलब जहाज़ में सफ़र कर रहा है, उसके दिन रात जो है वो ऐसे लेविश गुजर रहे हैं, उससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर वो बुरे हाल में है तो फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपका कोई जानने वाला बुरे हाल में है तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो क्यों बुरे हाल में है, आप उसकी हेल्प करें। लेकिन अगर कोई अच्छे हाल में है तो यकीन करें आप उसे दुआ दें, भूल जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो ये कौन सा ऐसा मोमेंट होता है जो लोगों को हसद में इतना धकेल देता है कि वो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको ये ख्याल भी नहीं रहता कि कल को जब किसी से हसद करने वाले से उसको ये पता भी चलेगा कि ये सारा कुछ किया धरा इनका था, तो कितनी शर्मिंदगी होगी, और वो जो पर्सनैलिटी है वो सारी ज़िंदगी के लिए उस शख्स के सामने माइनस हो जाती है। That's very true. बहुत सारे लोगों की शख्सियत बचपन से ही उनको रियलाइज़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही होती है। अब ये ख्यालात तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, राइट? ख्यालात कैसे भी हों दैट्स ओके, बट आपके अमाल सही या गलत हैं वो मैटर करते हैं, राइट? योर एक्शंस मैटर अ लॉट। सही। ख्यालात कितने भी नेगेटिव हो सकते हैं, कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं, और जब तक आपके एक्शंस सही या गलत ना हो वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं, राइट? तो इसी तरह से एक थॉट प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद अ थॉट कि ओ शी हैज़ दिस और ही हैज़ दैट, एंड देन फिर उसके थोड़े वक्त के बाद फिर आप ऐसे करते हैं कि ओके आई विश आई हैड दैट, आई विश आई हैड दैट। बट कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस चाहिए होती है, आई डू नॉट बिलीव कि किसी ने कोई चीज़ अचीव की है विदाउट वर्किंग हार्ड। सही। ओके, आई डू नॉट बिलीव कि किसी ने कोई चीज़ कोई अच्छी पोजीशन पे है विदाउट गोइंग थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, राइट? यूजुअली बहुत कम एज में लोग अपना हार्ड वर्क शुरू कर देते हैं। जिनके गोल्स होते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस चाहिए होती है। परसिस्टेंस चाहिए होती है, और इस बात पर बिलीव रखें, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं
तो आप उसके नताइज और रिजल्ट्स बड़ी जल्दी पाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो कोलीग्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं। क्या वो इतने नेगेटिव हैं कि वो आपके पॉजिटिव माइंड को भी नेगेटिव बना देते हैं? यानी अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपकी अपनी कोई बहन ही है अगर, और वो हर वक्त आपके किसी एक भी जानने वाली की बुराई करती रहती है, और वो कोई एक है, लेकिन आप सुनते रहते और उसको स्टॉप नहीं करते, तो आप भी जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं और आपकी बहन नेगेटिव हो चुकी, यानी उसकी पूरी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो गई। जब आप एक शख्स के बारे में नेगेटिव हैं और अनरीजनेबल नेगेटिव हैं, यानी कि उस शख्स में वो बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनरीजनेबल बिला वजह वन साइड कोई कंपटीशन करते ना, तो उसमें डेफिनेटली फिर आपकी पर्सनैलिटी शेक होती है। तो ऐसे लोगों से बचें जो आपकी सराउंडिंग में है, नेगेटिविटी फैलाते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, चाहे वो आपके दोस्तों में से हों, उनको करेक्ट करें, मेक देम करेक्ट कि भाई ठीक है, अगर आपने 4 बातें कह दी तो 4 नहीं होंगी, और आप थोड़ा सा अपना दिमाग पॉजिटिव करें। तो एक दूसरे को अपनी अच्छी कंपनी से सहारा दें। अच्छी कंपनी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप अच्छा सोचेंगे और तो दूसरों का उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये कितना ज़रूरी होता है। ये मेंटल कंडीशन जो है वो कौन सी होती है जिसमें आपको फ़र्क पड़ना ही ख़त्म हो जाता है कि कोई आपको क्या कह रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा डिज़ास्टर है कि आप किसी को रोक भी नहीं पाते और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे होते कि नहीं भाई डोंट डू दिस, डोंट से दिस। देखिए, एक तरीका होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट? सही। आप एडवाइस कर रहे हैं कि देखिए ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये चीज़ आपके लिए गलत है, बट ये आपके फ़ायदे में आ रही है, सो दैट्स उनके लिए कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, उनके लिए किसी तरह से। एक है सिर्फ कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, हर वक्त यू नो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दैट प्रॉब्लम, तो वो उस इंसान में इनसिक्योरिटीज़ बिल्ड करेगा, राइट? इट पेरेंटिंग, लाइक आई सेड बिफोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उनके वर्ड्स कितना वैल्यू रखते हैं, कितनी अहमियत है, उनको खुद भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरे वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत वैल्यूएबल। अगर आप अपने माँ बाप की कही हुई बात ही नहीं सुनते तो फिर देखिए ना कि ये नहीं, आप इतना नेगेटिव हैं कि आपके ऊपर पहला असर अपने माँ बाप का ही नहीं हो रहा, अपने माँ बाप की जो बात नहीं सुन रहा, फिर वो बाहर जाके उसने किसकी बात सुननी है। ये एक इशू है। एंड डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं। देखें, लाइफ में अगर आपके पास एक भी एक ऐसा फ्रेंड है ना जिसको आप अपने बुरे वक्त में या हर अच्छे वक्त में आप उसको याद कर सकते हैं, आप बहुत लकी हैं। सो जस्ट हैविंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट्स वन। हाँ, राइट, बिल्कुल। एक शख्स, एक बंदा, यानी आपके वालिद हों, भाई हों, दोस्त हो, कोई भी हो, एक बहुत पॉजिटिव इंसान के साथ दोस्ती करें, एक बहुत हार्ड वर्क करने वाले इंसान के साथ दोस्ती करें। आप देखें 1-2 हफ्ते में आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप बातें कम करेंगे, आप नेगेटिव थॉट पे कम आएंगे, आप कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर देंगे। तालिब भाई, कितना ज़रूरी होता है कंपनी का अच्छा होना, किसी कंपेनियन का अच्छा होना, किसी दोस्त का अच्छा होना जो आपको पॉजिटिव ट्रैक पे लेके आए। खुदा की नेमतों में से एक नेमत है अच्छा दोस्त और अच्छी कंपनी का होना। हाँ, दूसरे को देख के खरबूजा रंग पकड़ने वाला जो मुहावरा नहीं है, ये लाइफ एग्जाम्पल है। लाइफ एग्जाम्पल, हम सिर्फ वही होते हैं जो हमारे सराउंडिंग के लोग होते हैं। अगर आपके सराउंडिंग के लोग पॉजिटिव हैं, अगर वो एक दूसरे के लिए ग्रोथ पे बात करते हैं, तो यकीन जाने आप भी ग्रोथ पे बात करेंगे। और अगर वो आज भी बैठ के वही पुरानी धुरानी बातें कर रहे हैं, अगर वो आज भी लोगों की कामयाबियों पे, उनकी चीज़ों पर तानेबाजी कर रहे हैं, उन पे बुक्स रख रहे हैं, उन पे बहुतान लगा रहे हैं, तो यकीन जाने आप जितना भी कोशिश कर लेना अपने आप को बचाने की, आप नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरह से होता है कि अब फर्ज करें कि पेन है और मैं उल्टे पेन से काम कर रही हूँ, पेन की दूसरी साइड से काम कर रही हूँ, मुझे किसी ने 4 दफ़ा बोला भाई पेन उल्टा है, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, ये तो मुझे क्रिटिसाइज, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मैं काम ही गलत कर रही हूँ, मैंने पेन ही उल्टा पकड़ा हुआ है। तो ये मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ यहाँ से कि मुझे जो क्रिटिसिज्म है ना वो भी नहीं किसी का समझ में आ रहा कि नहीं वाकई मैं गलत कर रही हूँ। ये भी एक हाइट होती है जो है ना आपके मेंटल ट्रॉमा की, कि आप इतना नेगेटिव हैं कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कोई आपको रोक रहा है तो आप सुन भी नहीं रहे हैं, यानी लाशऊरी में। हाँ, ये आपके होते हैं। ये अनकॉन्शियस आपका ये कि नहीं ठीक है ये तो क्रिटिसिज्म है, वरना तो मैं तो ठीक कर रहा हूँ, तो या मैं ठीक कर रही हूँ। तो इशू ये होता है कि आपने क्रिटिसिज्म को और आपने इस तरह की बातों में फ़र्क जनरेट करना है कि मेरी गलती कहाँ पर है। तो अपनी गलती को ना मिनो अन तस्लीम करें, उससे आपका जो पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है ना वो ज़्यादा खुलता है, वो ज़्यादा स्पार्कल होता है और आप ज़्यादा सीखते हैं। तो जब आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप गलतियों
सपनों से भी फिर दूर होते हैं और आप जेलसी से भी दूर होते हैं और सामने वाले को आप ये पैगाम देते कि नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत इस मामले में रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो ठीक किया था, मैंने कैसे ठीक किया था, हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया, यानी मेरी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी हाफ हो चुकी है कि भाई वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आई कैन डू रॉन्ग। और एक और बात कि गलती होना इज नॉट दैट बैड, राइट? हम कॉन्स्टेंटली ये ख्याल रख के बैठे हुए होते हैं कि कोई गलती नहीं हो जाए, या वो आसपास के लोग भी कि नहीं अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है। गलतियों से तो सीखेगा, गलती नहीं होगी तो इंसान सीखेगा कैसे? वही ना, जब आप अपने लर्निंग प्रोसेस में, तो ये सारा डर आपको तब होता है जब आप लिखना सीख रहे होते हैं, जब आप चलना सीख रहे होते हैं। लेकिन जब यू आर फाइनली इनटू द ग्राउंड, तो फिर उस वक्त आपको छक्का मारना है, तो आपने ये नहीं देखना होता है जी उधर लगेगा या इधर लगेगा या किधर लगेगा, वो आप कैलकुलेशन के साथ अपना गेम प्ले करते हैं। यही प्रोफेशनलिज्म है और यही आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो परफेक्ट बनाता है। बहुत शुक्रिया मारिया और बहुत शुक्रिया तालिब भाई, हमारे शो पर आए और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आज डिस्कशन हुई। और बस मेरा मैसेज भी यही है, हमारे जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका मैसेज भी यही है कि जेलसी करने से बचें। जो लोग आपको जेलसी के लिए प्रोवोक करते हैं उनसे बचें। अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, अपनी सराउंडिंग ऐसे लोगों के साथ रखें जो कामयाबी की बात करते हैं। यकीन करें कि चंद दिनों में आपका अपना माइंड, आपके अपने स्टार्स, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसकी पहली जो स्टेप है वो आपका सोच है। अगर आपने सोचा है कि आपने कामयाब होना है तो आप कामयाब होंगे। रास्ते में बीच में जितनी भी हर्डल्स आती हैं वो आपको ज़रूर पार करनी चाहिए। तो शो का वक्त एंड अप हो गया है और आज का शो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।